मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम इमॉर्टल मार्शल गॉड को बदलकर अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड रखा हूं। पार्ट 7। उदार कदम उठाएं। आकाश से अचानक एक विशाल आकृति उतरी। वह आकृति एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरी, जिससे जमीन धीरे से उछल गई। जब सबने इस व्यक्ति को देखा तो सबने अपनी मुट्ठियां बांध ली और कहा, नमस्कार नगर प्रभु। जो आए थे वे थे नगर स्वामी आयुष सरदार। आयुष सरदार की निगाहें भीड़ पर घूम रही थी और उनकी निगाहें काफी देर तक आशीष दीवान, जेम्स अग्रवाल और अयान पर टिकी रहीं। हालांकि आयुष सरदार लैंग शेंग ने चिल्लाते हुए कहा, आप सभी प्रतियोगी हैं जो मार्शल आर्ट्स सिटी के चयन में भाग लेना चाहते हैं। तुम यहाँ क्यों लड़ रहे हो? ये सरिता दुबे के चेहरे पर भद्दा भाव था। वह जानती थी कि दिनेश दुबे ने इस मामले को भड़काया है, इसलिए उसे डर था कि अगर उसने दिनेश दुबे को इसके बारे में बताया तो नगराध्यक्ष उसे जवाबदेह ठहराएंगे। दूसरी ओर आशीष दीवान ने उन्हें कंधे से लगा लिया। उन्होंने अयान की ओर देखा और कहा, तुम्हें हर चीज में नगर के स्वामी की सुरक्षा लेनी होगी। अयान, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? हाँ। जेम्स अग्रवाल क्रोधित हो उठे और गुस्से से बोले, इस बात पर भरोसा करना कि आप नगरपति के सामने एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्या यही आपके अहंकार की पूंजी है? हाँ, मैंने तुम लोगों को अपना वाक्य पूरा करने दिया। अयान ने अपने हाथ में काली कृपाण पकड़ी और रेस्तरां की छत से छलांग लगा दी और स्थिर होकर जमीन पर उतरा। आयुष सरदार को पता था कि आज वह दिन है जब सेन वंश ने दुकान खरीदी है। अयान ने उसे यहां आकर स्थिति का जायजा लेने का जिम्मा सौंपा था। हालांकि अब जब उसने देखा कि तीनों महान कुलों के लोग यहां आए हैं तो नगर के स्वामी को एक विचार सूझा। उन्होंने दुकानदार की ओर देखा और पूछा, दुकानदार रवि, क्या आपने दुकान सेन वंश को हस्तांतरित करने पर सहमति नहीं जताई थी? दुकानदार रवि ने सम्मानपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इससे भी ऊंची बोली लगाते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अधिक कीमत वाले खरीदार का चयन न करें, है ना? इस समय अनीश दुबे खड़े हुए और कहा, भगवान शहर के भगवान, हालांकि आप मायापुरी शहर के प्रभारी हैं, आपके पास हमें व्यापारियों को व्यापार करने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं है ना? नगर स्वामी आयुष सरदार भी संकट में थे। वह वास्तव में अयान की मदद करना चाहता था, लेकिन वह केवल दुकानदार रवि को ही मना सकता था। वह किसी को भी दुकान बेचने का आदेश नहीं दे सकता था। इस प्रकार तीनों महान कुलों ने सेन कुल का उपहास किया, मानो कह रहे हों कि हमारे पास तुम्हारे सेन कुल को मारने के कई तरीके हैं। जहां तक भीड़ में मौजूद रहस्यमय महिला का सवाल है, वह आराम से बाहर चली गई। उसकी खूबसूरत आंखों ने अपनी लंबी पलकें उठाई और उसकी नजर अयान पर पड़ी। ओह, क्या युवा मास्टर अयान ये दुकान खरीदने जा रहे हैं? सभी ने उस रहस्यमय महिला को देखा, लेकिन उसने काला घूंघट पहना हुआ था, इसलिए वे उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। हालांकि उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली आंखों के आधार पर वे अनुमान लगा सकते थे कि उसकी सुंदरता में गिरावट आई होगी। अयान वास्तव में उस महिला को उकसाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सहजता से ओह कहा, जैसे कि वह उससे निपट रहा था। कौन जाने, औरत हंस पड़ी। दुकानदार रवि के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह आदरपूर्वक महिला के पास गए और वहां एक ऐसी बात हुई जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। दुकानदार रवि जानबूझकर महिला से आधा कदम पीछे रह गया। इसके अलावा उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नौकर अपने मालिक के बगल में खड़ा हो। महिला मुस्कुराई और बोली, युवा मास्टर अयान, आपको कितनी दुकानें चाहिए? दुकानदार रवि ने कहा, जहां तक मुझे पता है, सेन कबीले का इरादा कुल 4 कमरे वापस लेने का है। महिला ने सिर हिलाया, तब तो ये चारों दुकानें सेन कबीले के लिए निःशुल्क हैं। मुझे याद है कि इस सड़क पर हमारी 8 अन्य दुकानें होनी चाहिए थी, है ना? यंग मास्टर अयान को 2 और दीजिए। दुकानदार रवि ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका आदेश मानूंगा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। कुल 6 दुकानें, सेन कबीले को मुफ्त उपहार। यह महिला कौन थी? सेन कबीले का पक्ष वह है जहां आप मेरी ओर देखते हैं और मैं आपकी ओर देखता हूं। वे कम समय में प्रतिक्रिया नहीं कर सकेंगे। अयान की बाहें और भी गहरी हो गई। वह उस स्त्री की दयालुता को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने पिता की उत्सुक दृष्टि देखी तो उसके मन में झिझक हुई। उसने अपने पिता, अपनी माँ और अपने दादा के बारे में सोचा, जो सेन कबीले की रक्षा कर रहे थे, और अपने दिल में आह भरी। भूल जाओ, चूंकि मेरा पुनर्जन्म सेन वंश में हुआ है और मैंने अयान का शरीर संभाला है, इसलिए मैं अपने लिए सब कुछ नहीं सोच सकता। ये बात मन में रखते हुए अयान उस रहस्यमय महिला की ओर मुट्ठी बांधकर केवल इतना कह सका, धन्यवाद। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस एक छोटी सी बात है, यह उल्लेख करने लायक नहीं है। यंग मास्टर अयान की मदद कर पाना भी मेरे लिए सम्मान की बात है।
बहुत बढ़िया, ये सचमुच बहुत बढ़िया है। सेन कबीले के 3 बुजुर्गों ने इस समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की और वे सभी इतने उत्साहित थे कि वे अनियंत्रित रूप से उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। अन्य 3 महान कुलों के लोगों को अयान में भारी क्षति उठानी पड़ी तथा एक बार फिर उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। वे इतने क्रोधित थे कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अनीश दुबे ने अयान की पीठ पर कई बार कीलें मारी। वह इतना क्रोधित था कि उसने गुस्से में महिला से कहा, हम पहले ही मैनेजर रवि से सहमत हो चुके हैं। आपने कहा था कि हम इसे सेन परिवार को दे देंगे। ये सुनकर अयान भी अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा, अनीश दुबे, क्या तुम सचमुच बूढ़े और मूर्ख हो? परिणामस्वरूप वह रहस्यमयी महिला जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अचानक ठंडी पड़ गई। उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अनीश दुबे को देखा और कहा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। हमारी अपनी दुकान है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अब आपकी बारी है और बात करने की। जब वह बोल रही थी तो महिला की आंखों में ठंड की एक किरण चमक उठी। इस नज़र से अनीश दुबे को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्मियों में किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। उसके पैरों के तलवों से एक ठंडी लहर उठी और सीधे उसके सिर तक पहुंच गई। अयान उस रहस्यमयी महिला को समझने में असमर्थ होता जा रहा था। जब वह मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे वसंत की हवा चल रही हो, लेकिन जब ठंड होती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई तेज धार वाली ब्लेड हड्डियों को खरोंच रही हो। तीनों महान कुलों को पता था कि अगर वे रुक गए तो उन्हें और भी अधिक अपमानित होना पड़ेगा, इसलिए वे जल्दी से वहां से चले गए। नगर के राजा आयुष सरदार ने रहस्यमयी महिला को गहराई से देखा और फिर जोर से हंसे। चूंकि सौदा तय हो गया है, इसलिए चलो करीब आते हैं। जश्न मनाने के लिए ड्रंकन इमोर्टल बिल्डिंग में एक टेबल लगाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? हाँ हाँ, मैं पूर्व दिशा में रहूंगा। छोटे अयान, तुम नगर के स्वामी और इस लड़की की देखभाल कर सकते हो। अशोक झट से मुस्कुराया। रहस्यमयी महिला ने अपना सिर हिलाया। अभी अभी लेन रोहवान का चेहरा फिर से दोस्ताना हो गया। उसने अपने बगल में स्थित शराबी अमर भवन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यंग मास्टर अयान से अकेले में बात करना चाहती हूँ। युवा मास्टर अयान, मैं पहले ऊपर जाऊंगा। इतना कहकर वह मुड़ी और ऊपर चली गई। सबको मेरी तरफ देखने दो, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ। मुझे बस लगता है कि इस महिला का व्यवहार अजीब है, समझना मुश्किल है। अशोक ने जल्दी से पूछा, छोटे अयान, इस लड़की की पृष्ठभूमि क्या है? वह मेरे सेन परिवार को 6 दुकानें मुफ्त में कैसे देने को तैयार हो सकती है? अयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, पिताजी, तीनों बड़ों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं उससे मिलने जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए। अशोक को उम्मीद थी कि महिला का दर्जा महान होगा, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। सेन परिवार के चले जाने के बाद अयान ने नगर स्वामी से पूछा, प्रभु आयुष सरदार, क्या आप इस महिला का परिचय जानते हैं? आयुष सरदार ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और सिर हिलाया। मैं केवल इतना जानता हूं कि वह खजाना जुटाने वाले मंडप के पर्दे के पीछे की एक बड़ी हस्ती है। मुझे उसकी सही पहचान नहीं पता, और ये दूसरी बार है जब मैंने उसे देखा है। अयान, उस महिला की पृष्ठभूमि अज्ञात है। तुम्हें उसके साथ सावधानी से व्यवहार करना चाहिए, समझा? नगर के स्वामी को विदा करने के बाद अयान ने एक गहरी सांस ली और शराबी अमर भवन में कदम रखा। चूंकि वह महिला उसकी थंडर मेरिडियन प्रतिभा को जानती होगी, इसलिए उसे उससे मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। शराबी अमर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास रहस्यमयी महिला पहले से ही मेज पर बैठी थी। मेज स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी हुई थी। वह शालीनता से खड़ी हुई और अयान की ओर हाथ हिलाकर कहा, युवा मास्टर अयान, कृपया बैठ जाइए। अयान ने अपनी कुर्सी खींची और काला चाकू उसे थमा दिया। तुम्हारा चाकू? महिला ने अयान की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और चाकू नहीं लिया। काला तीक्ष्ण राक्षसी वन, यह आपकी कृपाण है। यह देखकर कि वह उदासीन थी, अयान ने कहा। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह आपके लिए कृपाण है। अयान ने कहा, तुम अब भी इतना कीमती हथियार सौंपना चाहते हो, हालांकि आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्या? महिला ने अयान की बात बीच में रोककर अपनी बाहें उठाई। आपने सभी 6 दुकानें ले ली हैं। आप पहले से ही मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। क्या तुम्हें अब भी इस चाकू की जरूरत है? अयान वास्तव में उसकी असलियत नहीं समझ पाया, इसलिए उसने काली कृपाण को एक तरफ रख दिया और अपना गिलास उठाने के लिए बैठ गया। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं सास नहीं बनूंगी। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। महिला ने शराब का गिलास उठा लिया, लेकिन उसे मुंह में नहीं डाला। इसके बजाय उसने अपने लाल होठों को काली पट्टी के पीछे थोड़ा सा खिसकाया। गिलास में रखी शराब एक पतली पानी की रस्सी में बदल गई, जो अप्रत्याशित रूप से काली पट्टी के बीच के अंतराल में घूम गई और सीधे उसके मुंह में चली गई। मैं तुम्हारा प्रशंसक हूं। अयान ने सिर हिलाया और अपने प्याले की सारी शराब पी गया। महिला ने एक हाथ से अपना गाल पकड़ा और अयान की ओर ऐसी मुस्कान से देखा जो मुस्कान नहीं थी। अयान उसकी आंखों में ये भाव देख नहीं सका और कुछ शर्मिंदगी से बोला, तुम मेरी इस तरह मदद क्यों कर रही हो?
महिला ने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ दुकानों के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस कुछ छोटे सिक्कों का मामला है। ये कृपान एक बहुमूल्य कृपान से एक नायक को उपहार है, और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह मेरे हाथों में कोई भूमिका नहीं निभा सकता है। अयान का उत्साह तुरंत बढ़ गया। महिला की बातों का दूसरा भाग सच था। महिला ने सब्जी का एक टुकड़ा उठाया और अयान के कटोरे में डाल दिया। उसकी आवाज़ कर्कश और कामुक थी। ईमानदारी से, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं पिछले कुछ वर्षों से पूरी दुनिया में खोज कर रहा हूँ, और मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जिसके पास बिजली की नसों की प्रतिभा है। हाँ, अयान खड़ा हुआ, अपनी मुठ्ठियां बांध लीं और अपने हाथों को कप के आकार में कर लिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन आपने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया है। अलविदा। इतना कहकर अयान पलटा और काली कृपान लिए बिना ही चला गया। वह अच्छी तरह जानता था कि एक साधारण आदमी अपने पापों से निर्दोष है। यदि उसकी बिजली चमकाने की प्रतिभा की खबर फैल जाए तो बहुत से लोग उसे मार डालना चाहेंगे। सेन मनों में लौटने के बाद अयान ने कुछ देर सोचा और नगर के स्वामी को संदेश भेजकर थंडरबोल्ट वाइन के बारे में पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल एक महीने में अपनी साधना को जियांतियान क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर तक बढ़ाना असंभव था। केवल औषधीय गोलियों पर निर्भर रहना असंभव था, और कोई केवल स्वर्ग को चुनौती देने वाले थंडर के 9 परिवर्तनों पर ही भरोसा कर सकता था। आज वह जेम्स अग्रवाल से भिड़ चुका था और जानता था कि जेम्स अग्रवाल की ताकत अथाह है और आशीष दीवान जेम्स अग्रवाल से ज़्यादा ताकतवर सिर्फ और सिर्फ हो सकता है। उसे तत्काल अपनी खेती का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता थी, अन्यथा उसे शहर के चयन में निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सिटी लॉर्ड का संदेश अयान तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और उन्होंने उसे बताया कि थंडरबोल्ट वाइन केवल ब्लैक शार्प डायमंड फॉरेस्ट की गहराई में ही दिखाई दे सकती है, और बार बार अयान को आंख मूंद कर प्रवेश न करने की सलाह दी। काला तीक्ष्ण राक्षसी वन, अयान ने खुद से ही कुछ कहा जब वह ब्लैक शार्प डायमंड फॉरेस्ट के बारे में जानकारी ढूंढने के लिए कबीले के पुस्तक संग्रह मंडप में गया। ब्लैक शार्प डायमंड वन ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में स्थित था। ये राक्षसी जानवरों से भरा एक खतरनाक क्षेत्र था। दुनिया के उत्तर और दक्षिण से मायापुरी शहर में आए कई व्यापारी और मार्शल कलाकार भी काले तीखे दानव वन को लक्ष्य बना रहे थे। काला तीक्ष्ण दानव वन राक्षसी ऊर्जा से समृद्ध था। ये जगह प्रथम से द्वितीय श्रेणी की आत्मिक जड़ी बूटियों से समृद्ध थी, लेकिन साथ ही यहाँ शक्तिशाली राक्षसी जानवर भी घूमते रहते थे। विशेष रूप से काले तीखे राक्षसी जंगल के केंद्र में और भी अधिक भयानक स्वर्गीय युवान क्षेत्र के राक्षसी जानवर थे। नगर के स्वामी की शक्ति के सामने उसके जैसा व्यक्ति भी आसानी से उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। स्वर्ग मूल क्षेत्र, अयान ने अपने हृदय में संघर्ष करते हुए अपनी कनपटियों को रगड़ा। एक जियांटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के रूप में एक स्वर्गीय मूल क्षेत्र के राक्षसी जानवर से मिलने की बात तो दूर, यहाँ तक कि एक रिटर्निंग ओरिजिन क्षेत्र के राक्षसी जानवर से मिलना भी एक मृत अंत होगा। हालांकि उसे तत्काल द्वितीय श्रेणी के थंडरबोल्ट वाइन की आवश्यकता थी, इसलिए उसे कुछ भी हासिल करने के लिए बाग की मांद में जाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं शायद इतना बदकिस्मत नहीं हूँ, मैं सचमुच एक स्वर्गीय युवान क्षेत्र राक्षसी जानवर का सामना करूंगा। अयान ने दांत पीस लिए और उसके दिल में निर्दयता फिर से जाग उठी। अधिक से अधिक, बस कुछ भेस बना लो। अयान तुरंत मायापुरी शहर गया और वहां से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां तथा जंगली जानवरों के कुछ फर भी खरीद लाया। वह जो चाहता था उसे खरीदने के बाद रात हो चुकी थी। वह रात का फायदा उठाकर ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला की ओर भागा। ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला की गहराई में भोर हो रही थी। काले तीखे दानव वन के किनारे पर अयान ने अपनी खरीदी हुई सारी सामग्रियां निकाली और कहा, अधिकांश राक्षसी जानवर दिन में बाहर आते हैं और रात में छिप जाते हैं। यदि मैं प्रवेश के लिए भोर का लाभ उठाऊं तो मैं अधिक आश्वस्त हो जाऊंगा। उसने बस खरीदी हुई जड़ी बूटियों को जंगली जानवर के फर के साथ मिलाया, युवान क्यूई के साथ उन्हें पीसकर पाउडर बनाया, उनमें पानी डाला, उन्हें मिट्टी में मिलाया और अपने कपड़े उतारकर उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर मल लिया। ये कीचड़ मनुष्य की गंध को यथासंभव अधिकतम सीमा तक छिपा सकती है। साथ ही आत्मिक जड़ी बूटियों के स्थान पर जड़ी बूटियों को इसलिए चुना गया क्योंकि आत्मिक जड़ी बूटियां बहुत अधिक आध्यात्मिक होती थीं और राक्षसी जानवरों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर लेती थीं। सभी आवश्यक तैयारियां करने के बाद अयान ने संतोष में अपना सिर हिलाया। उसने अपना शरीर थोड़ा सा झुकाया और एक जोरदार आवाज के साथ दानव वन में प्रवेश कर गया। इस समय उसका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था, केवल उसकी आंखें और नाक के कुछ हिस्से ही बचे थे। अपनी तीव्र और चपल आकृति के अलावा वह एक शक्तिशाली रात्रि तेंदुए की तरह पेड़ों के बीच आगे पीछे कूदता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह राक्षसी जंगल में गहरे चला गया, उसे एक घनी राक्षसी आभा का एहसास हुआ। राक्षसी क्यूई एक राक्षसी जानवर के शरीर पर अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव था। यह एक मानव मार्शल कलाकार के आदिम मौसम और युवान क्यूई के समतुल्य था। सामान्यतः कहें तो राक्षसी ऊर्जा नंगी आंखों से अदृश्य होती है,
तथा इसे केवल तभी देखा जा सकता है जब व्यक्ति का शरीर राक्षसी ऊर्जा से भरे स्थान में प्रवेश करता है। हालांकि इस प्रक्रिया में अयान को लाइटनिंग मेरिडियन इनेट का एक और लाभ पता चला। उसने अपनी आंखों में बिजली की शक्ति का इंजेक्शन लगाया और उसकी पुतलियों में बिजली की एक असामान्य चमक उठी। इस समय उसने वास्तव में एक विशाल राक्षसी आभा देखी। जहां भी वह देख सकता था, पूरा जंगल हल्के भूरे रंग के कोहरे से भरा हुआ था। धीरे धीरे कोहरा बढ़ने लगा, जिससे आसपास का दृश्य कुछ धुंधला सा हो गया, जैसे कि जब उसने मायापुरी की सड़क पर हवा का प्रवाह देखा तो वह बहुत गर्म दिन था। ये पहली बार था जब अयान ने ऐसा दृश्य देखा था और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। तो लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा अभी भी इस तरह की चीज देख सकती है। वहां राक्षसी आभा थोड़ी अधिक सघन प्रतीत होती है। अयान को अचानक पता चला कि राक्षसी जंगल में राक्षसी आभा का रंग अलग था। कुछ स्थानों पर रंग बहुत हल्का था, जबकि अन्य स्थानों पर थोड़ा घना था। समझ गया, अयान ने उत्साह से सिर हिलाया। जहां राक्षसी ऊर्जा सघन है, वहां उच्च स्तर के राक्षसी जानवर अवश्य ही शीत निद्रा में रहते होंगे तथा चक्कर लगाते होंगे। राक्षसी ऊर्जा पर जासूसी करने की क्षमता के साथ अयान पंख जोड़ने वाले बाघ की तरह था। वह घने राक्षसी ऊर्जा क्षेत्र में बिना किसी उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर को परेशान किए घूमता रहा। हालांकि जैसे ही वह ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र के पास पहुंचा, स्थिति कुछ जटिल हो गई। यद्यपि वह पर्याप्त मात्रा में राक्षसी ऊर्जा देख सकता था, लेकिन मूल क्षेत्र में राक्षसी ऊर्जा गहरे भूरे रंग की थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अयान की गति धीमी हो गई, उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? अचानक अयान ने एक कर्कश लेकिन कोमल आवाज सुनी। आप? अयान ने अचानक पलटकर आवाज के मालिक को पहचान लिया। सचमुच, उसके पीछे एक पेड़ पर खड़ी रहस्यमयी महिला उसे शालीनता से देख रही थी और अपने दाहिने हाथ में वह अभी भी उस प्यारी सी बच्ची को खींच रही थी। छोटा सिला अयान अपने दिल में कोसने से खुद को रोक नहीं सका। वह बहुत लापरवाह था। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह महिला अयान के विचारों को समझ सकती थी। वह हंसते हुए बोली, हमारे राज्यों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, तुम मेरे अस्तित्व का पता नहीं लगा पाओगे। उसके बगल में बैठी छोटी लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी बहन, मैं मीठा फल खाना चाहती हूँ। महिला ने छोटी लड़की के सिर पर हाथ फेरा और कहा, सिला, अच्छी रहो, आज आप और अधिक मीठे फल नहीं खा सकते, आज्ञाकारी बनो। छोटी लड़की ने गुस्से से कहा, पहले तो मैं दिन में 3 गोलियां खा सकती थी, लेकिन अब मुझे केवल एक ही गोली खाने की अनुमति है। बड़ी बहन, क्या मैं मरने जा रहा हूँ? महिला ने जल्दी से अपनी उंगलियों से छोटी लड़की का मुंह ढक दिया और झुककर फुसफुसाते हुए कहा, सिला नहीं मरेगी, बड़ी बहन सिला से वादा करती है। जब सिला अपनी बीमारी से ठीक हो जाएगी तो बड़ी बहन निश्चित रूप से सिला को हर दिन मीठे फल खाने देंगी, दिन में 10, ठीक है? जब उसने ये कहा तो यद्यपि महिला मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें लाल थीं। छोटी लड़की अंततः खुशी से हंस पड़ी। बहन, सिला से झूठ मत बोलो, दिन में 10 खाएं, आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। महिला ने छोटी लड़की को कसकर गले लगाया और कहा, अपनी बात से कभी पीछे मत हटना। भले ही बड़ी बहन ये जीवन नहीं चाहती, फिर भी वह सिला को एक अच्छा जीवन जीने देना चाहती है। बहन, मैं तुम्हारे गले लगने के कारण सांस नहीं ले पा रहा हूँ। छोटी सिला ने बड़ी मुश्किल से उस महिला को धक्का दिया। नीचे अयान ने दोनों बहनों के बीच बातचीत सुनी। उसने आश्चर्य से लिटिल सिला को देखा और उसके दिल में थोड़ी खटास महसूस हुई। क्या इतना छोटा बच्चा किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित था? महिला ने लिटिल सिला का हाथ खींचा और धीरे से पेड़ से नीचे उतर गई। वह अयान के पास गई और बोली, राक्षसवन के केंद्र में प्रवेश करने के लिए केवल चक्कर लगाने से काम नहीं चलेगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोलते समय महिला ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी सी हल्के हरे रंग की चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। उसने चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसमें से एक अप्रिय दुर्गंध आई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसे बाहर थूक दिया। अयान ने उस क्यू को स्पष्ट रूप से देखा। यह निश्चित रूप से युआन क्यूई था। इसके अलावा ये युआन क्यूई का कोई साधारण स्तर नहीं था। महिला द्वारा थूके गए युआन क्यूई ने चीनी मिट्टी की बोतल से निकलने वाली गंध को अपने में समाहित कर लिया। ये वास्तव में सैकड़ों फीट या यहाँ तक कि हजारों फीट दूर तक उड़ गया था। हैरान मत होइए, महिला ने अयान का दाहिना हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने अभी जो फूंका वह डेमन स्पिरिट पाउडर था। तुरंत ही एक शक्तिशाली राक्षस जानवर आपकी ओर आकर्षित होगा। जल्दी करो और चले जाओ। उसने अपने बाएं हाथ से लिटिल सिला को और दाहिने हाथ से अयान को खींचा। वह वहीं पर हल्के से उछली और उसका शरीर वास्तव में उन दोनों की ताकत को खींच रहा था। अयान ने महिला को अपने साथ उड़ान भरने की अनुमति दी। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। वह उड़ सकती थी। स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञ। उड़ना स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञ का एक विशिष्ट प्रतीक था। एक मार्शल कलाकार मूल क्षेत्र में पहले मौसम को युआन क्यूई में संघनित करेगा।
स्वर्गीय मूल क्षेत्र में युआन क्यूई की गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार होगा, जिससे एक मार्शल कलाकार को जमीन की बाधाओं से बचकर हवा में उड़ने में मदद मिलेगी। तभी अयान को एहसास हुआ कि यह रहस्यमयी महिला कम से कम उसकी दुश्मन तो नहीं थी। अन्यथा स्वर्ग मूल क्षेत्र में अपनी ताकत के साथ अगर वह उससे कुछ प्राप्त करना चाहती थी तो वह सीधे उसे छीन सकती थी। उसे उसकी मदद करने के लिए कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से उसने अपनी बहन को देखा और उसके आंसू देखकर वह दुखी हो गया, उसे याद करके अयान को अंततः इस महिला के बारे में गहरी समझ प्राप्त हुई। ठीक है, ये बात है। महिला ने अयान और लिटिल सिला को धीरे से जमीन पर लाया और कहा, शक्तिशाली राक्षसी जानवर उस जगह पर आ गए हैं जहां हम पहले थे। हम यहां से और गहराई तक जाएंगे। अयान ने सोचा, चूंकि आप उड़ सकते हैं तो हमें सीधे अंदर क्यों नहीं ले जाते। महिला ने अयान की ओर देखा और कहा, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम मुख्य क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। उड़ान भरने से युआन क्यूई में तीव्र उतार चढ़ाव होगा जो राक्षसी जानवरों का ध्यान आकर्षित करेगा। ओह, अयान ने चुपचाप सिर हिलाया। दरअसल उसने पहले कभी राक्षसी जानवरों के साथ बातचीत नहीं की थी। अपने पिछले जन्म में रुद्र को गहन आकाश संप्रदाय में वह सब कुछ प्राप्त था जो वह चाहता था। उसे व्यक्तिगत रूप से राक्षसी जानवरों की खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने पिछले जन्म में खेती के अलावा उन्होंने साधना भी की थी। इस प्रकार वे तीनों तेजी से काले तीखे दानव वन के असली केंद्र में घुस गए। इस समय अयान की आंखों में बिजली सी चमक उठी। उन्होंने पाया कि यहाँ राक्षसी आभा अत्यंत सघन थी तथा ये केंद्र के बाहर के क्षेत्र के समान स्तर पर नहीं थी। अयान ने चारों ओर देखा। उसकी निगाह तेजी से हर पौधे के ऊपर से गुजर रही थी। वह दूसरी श्रेणी की थंडरबोल्ट बेल की तलाश कर रहा था जो उसे चाहिए थी। यहाँ महिला भी सतर्क हो गई। उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, आप वास्तव में क्या खोज रहे हैं? तुम्हें ऐसी जगह आना ही होगा। अयान फुसफुसाया, द्वितीय श्रेणी थंडरक्लैप वाइन। महिला ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह आपके जन्मजात गुणों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। ऐसा लगता है कि आप अपनी खेती को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जब जन्मजात गुणों की बात आई तो अयान फिर चुप रहा। महिला ने अयान की ओर देखा और कहा, आपका पहरा बहुत कड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके किसी करीबी ने आपको धोखा दिया हो? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अयान की आवाज़ थोड़ी ठंडी हो गई। महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी उसके चेहरे का भाव बदल गया। इंतजार। वह तुरंत रुकी और अयान को अपना शरीर नीचे करने का संकेत दिया। उसके ठीक सामने घने जंगल में एक विशालकाय मूर्ति की परछाई धीरे धीरे चमकती हुई गुजर गई। छाया कम से कम 3 मीटर ऊंची और 5 मीटर लंबी लग रही थी, लेकिन चलते समय उसने कोई आवाज़ नहीं की। जब अयान ने इसे देखा तो वह अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। मैंने इसे राक्षसी जानवर तूजी में देखा था। ये पवन बैल है। पवन बैल एक प्रकार का वायु जनित राक्षसी पशु था। उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी चाल उसके शरीर से मेल नहीं खाती थी। इसे अत्यंत फुर्तीला कहा जा सकता है। मूल वापसी का पहला स्तर। महिला फुसफुसाते हुए बोली, इसका ध्यान अपनी ओर मत आकर्षित करो, नहीं तो यह और अधिक राक्षसी जानवरों को आकर्षित करेगा। अयान जिया ने सचेत रूप से लिटिल सिला को देखा। महिला ने सहजता से कहा, सिला ने काले कछुए का कवच पहना हुआ है। स्वर्ग के नीचे के राक्षसी जानवर उसे नहीं खोज पाएंगे। अयान मुस्कुराया। रहस्यमयी कछुए के सुरक्षात्मक कपड़े। वह जानता था कि सुरक्षात्मक कपड़े का मूल्य कम से कम 50 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर था। क्या बड़ी बात है। मूल क्षेत्र पवन बैल के चले जाने के बाद महिला ने तुरंत लिटिल सिला को आगे खींच लिया और चुपके से कहा, गति बढ़ाओ। मेरा डेमन स्पिरिट पाउडर केवल 2 घंटे तक चलता है। वे तीनों घने दानव वन की ओर दौड़े, लेकिन अयान के लिए थंडरबोल्ट वाइन की खोज कठिन होती जा रही थी। वे जितना अधिक गहरे गए, वनस्पति उतनी ही अधिक घनी होती गई। बादलों को चीरते हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे थे और नीचे चौड़ी पत्तियों वाली वनस्पति के कारण दृश्यता बहुत खराब हो रही थी। तीनों ने वहां आधा घंटा और बिताया और घने जंगल से होकर गुजरे। अचानक उनकी आंखें चमक उठीं और एक शानदार और अनोखा जंगल दिखाई दिया। हाँ, छोटी सीला ने आश्चर्य से ताली बजाई और चिल्लाई, बहुत सुंदर। उस जंगल में बड़ी मात्रा में अजीब दिखने वाली वनस्पति थी। मुख्य बात यह थी कि ये वनस्पतियां स्वयं चमकेंगी। घने जंगल के कारण जंगल का अंदरूनी भाग रात जैसा अंधेरा था तथा चमकती हुई वनस्पतियां विशेष रूप से चकाचौंध कर रही थीं। महिला ने अंततः राहत की सांस ली और फुसफुसाते हुए कहा, जिस थंडरबोल्ट वाइन को आप ढूंढ रहे हैं वह यही होगी। हाँ, अयान ने उत्साह से सिर हिलाया। हल्के पौधे गड़गड़ाहट और बिजली को अवशोषित करते हैं। यदि राक्षसी जंगल में वज्र बैलें हैं तो वह अंदर ही होंगी। वे तीनों सावधानी से चमकते जंगल में छिप गए। उन्हें चारों ओर सब कुछ रहस्यमय और स्वप्निल लग रहा था। बड़ी संख्या में पौधे अलग अलग रंगों की शानदार रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके अंदर मौजूद कीड़े भी रंगीन रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। छोटी सीला सबसे खुश थी। उसने उसको छूते हुए इसको भी छुआ।
उसके चेहरे पर अतुलनीय चमक थी। जब महिला ने यह देखा तो उसने प्यार से जियाओ सिला के बालों को सहलाया। यहाँ थंडरबोल्ट वाइन। अयान की आंखों में एक चमकीली छाया चमक उठी और वह जल्दी से वहां पहुंचा। एक चमकते हुए पेड़ पर एक चमकदार बेल लिपटी हुई थी। अयान ने बेल पकड़ ली लेकिन निराश हो गया। उसने प्रथम श्रेणी की थंडरबोल्ट वाइन को एक तरफ रख दिया और महिला ने उसे याद दिलाया, हमारे पास अभी भी 2 घंटे हैं। दानव आत्मा पाउडर की गंध लगभग खत्म हो गई है। अयान ने लिटिल सिला को देखा और उसे ये लड़की दिल से पसंद आ गई। उन्होंने कहा, भूल जाओ, पहली कक्षा तो पहली कक्षा ही होती है, चलो बाहर चलते हैं। औरत ने अपना सिर हिलाया, क्या यह व्यर्थ नहीं है? यदि आप दोबारा देखें तो अभी भी समय है। वे तीनों फिर टटोलने लगे। उन्हें यहाँ कई प्रकार की अजीबोगरीब जड़ी बूटियां मिली। अयान स्वाभाविक रूप से बहुत असभ्य था और उसने उन सभी को अपने पास रख लिया। अंगूर। छोटी शीला ने एक दिशा में इशारा किया और खिलखिलाकर हंसने लगी। जब अयान ने यह सुना तो उसने महिला की ओर देखा और एक स्वर में कहा, थंडर एक्सप्लोजन फ्रूट। एक बेल पर अंगूर जैसी 2 गुच्छे लटक रहे थे, लेकिन दोनों से ही बहुत तेज चमक निकल रही थी। तुम्हें भी पता है? महिला ने आश्चर्य से अयान की ओर देखा। अच्छी चीज। अयान उत्साह से आगे बढ़ा और उसने सावधानीपूर्वक थंडर एक्सप्लोजन फलों की एक श्रृंखला को उठाया। ये चीज जब जोरदार टक्कर का सामना करेगी तो फट जाएगी, ये बहुत शक्तिशाली है। इस ग्रेड को देखते हुए यह एक द्वितीय श्रेणी का थंडर एक्सप्लोजन फल होना चाहिए। एक को बाहर फेंकना 9वें स्तर के जियांटियन विशेषज्ञ को उड़ाने के लिए पर्याप्त है। प्रथम स्तर के गुई युआन विशेषज्ञ के लिए तार को बाहर फेंकना कोई समस्या नहीं है। ये सचमुच अच्छी चीज है। अयान ने थंडर ब्लास्ट फलों की 2 किस्में सावधानी से उठाई और उन्हें अलग कर दिया। उनकी कुल संख्या 40 थी। जैसे ही वह प्रसन्न हुआ, थंडर एक्सप्लोजन फ्रूट वाइन के पीछे प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई, जिससे अयान और भी अधिक प्रसन्न हो गया। वज्रबेल। हे भगवान, ये तो वास्तव में तीसरी कक्षा है। अयान की आंखें चौड़ी हो गई। उसने वज्रबेल को उतार फेंका और उसका हृदय प्रसन्नता से भर गया। मूलतः वह द्वितीय श्रेणी का थंडरबोल्ट वाइन खोजना चाहता था, लेकिन उसे यह आशा नहीं थी कि उसे तृतीय श्रेणी का बेहतर थंडरबोल्ट वाइन मिलेगा। इस टियर 3 थंडरबोल्ट वाइन के साथ बिजली के प्रतिरोध को नियंत्रित करना निश्चित रूप से उसकी अपेक्षा से बेहतर था। ठीक है, अब जब तुम्हें वह मिल गया है जो तुम चाहते हो, तो जल्दी करो और चले जाओ। अयान को इतना खुश देखकर वह महिला मुस्कुरा दी। धन्यवाद। अयान ने थंडरबोल्ट वाइन को हटाने के बाद उस महिला को ईमानदारी से सिर हिलाकर बधाई दी। महिला मुस्कुराई और लिटिल सिला को बाहर खींच लिया। दानव आत्मा पाउडर अभी भी आधे घंटे की दूरी पर है। यदि हम नहीं रुकेंगे तो अभी भी बहुत समय होगा। बड़े भाई। छोटी सिला ने अयान का हाथ पकड़ा, अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी बड़ी चमकती आंखें झपकाई। क्या मैं छोटी सिला के लिए कुछ अंगूर ला सकती हूँ? अयान मुस्कुराया और छोटी सिला की नाक पर चुटकी काटी। अंगूर खाए नहीं जा सकते, बहुत गर्मी है। छोटी सिला ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, जी तुम कंजूस हो। महिला ने किनारे से देखा और जोर से हंसने लगी। उन तीनों के बीच का माहौल और भी अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गया और वे जल्दी से चमकते जंगल से बाहर निकल गए। हालांकि चमकते जंगल से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद लिटिल सिला अचानक स्थिर हो गई। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और खांसने लगी। उसका सुंदर चेहरा पीला नीला पड़ गया। सिला, तुम्हें क्या हुआ है? अयान घबरा गया और जल्दी से लिटिल सिला का हाथ पकड़ लिया। रास्ते से अलग हटें। वह महिला अचानक पागल हो गई थी। उसने अयान को एक तरफ फेंक दिया। उसने जल्दी से लिटिल सिला को जमीन पर लिटा दिया और चिंतित होकर पूछा, ये यहाँ क्यों हो रहा है? बहन, मुझे ठंड लग रही है। छोटी सिला की अभिव्यक्ति बेहद दर्दनाक थी। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर पर बर्फ की एक परत जम गई। उसका प्यारा सा चेहरा हल्के नीले रंग से गहरे नीले रंग में बदल गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बर्फ से ढकी हुई थीं। लिटिल सिला के चारों ओर अजीब सा निम्न तापमान छा गया, जिससे उसकी सांस लेना और भी कठिन हो गया तथा उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। अयान दंग रह गया। उसने पहले कभी ऐसा अजीब लक्षण नहीं देखा था। ये कैसी बीमारी थी? दूसरी ओर वह महिला लिटिल सिला के काम से परिचित थी। वह लिटिल सिला के पीछे बैठ गई और जल्दी से अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगी। उसने तुरंत उन्हें लिटिल सिला की पीठ पर डाल दिया। इस तरह उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लिटिल सिला के शरीर में मोटी और घनी युआन क्यूई डाल दी। ये दृश्य देखकर अयान हैरान रह गया और उसे एहसास हुआ कि लिटिल सिला की बीमारी बहुत अजीब थी। महिला ने लगातार लिटिल सिला के शरीर में बड़ी मात्रा में युआन क्यूई डाली। सामान्य रूप से कहा जाए तो युआन क्यूई की इतनी बड़ी मात्रा एक ओरिजिन रिटर्निंग रियल मार्शल कलाकार को उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि लिटिल सिला के शरीर में प्रवेश करने वाली युआन क्यूई ने लिटिल सिला की ठंड की गति को केवल थोड़ा धीमा कर दिया। इस समय छोटी सिला में थोड़ी सी भी आभा नहीं थी, मानो वह एक मृत व्यक्ति हो। औरत आंसू बहाने लगी। उसने अपने दांतों को भींच लिया और पागलों की तरह लिटिल सिला के शरीर में अधिक युआन क्यूई भेज दिया।
सिला, डरो मत, बड़ी बहन के यहाँ होने से बड़ी बहन सिला को मरने नहीं देगी। बड़ी बहन निश्चित रूप से सिला की रक्षा करेगी। महिला बोलते बोलते रो पड़ी और उसका गला रुंध गया। अयान की नाक खराब हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन इस समय उसके बगल की झाड़ियां अचानक हिल गईं और एक विशालकाय मूर्ति की छाया दिखाई दी। विंडबुल। अयान को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। वह शापित पवन बैल इस समय क्यों प्रकट हुआ? इस समय महिला लगातार लिटिल सिला के शरीर में युआन क्यूई का इंजेक्शन लगा रही थी। उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जा सकता था, अन्यथा वह और लिटिल सिला दोनों मर सकते थे। ये स्थिति सचमुच अत्यावश्यक थी। महिला ने उत्सुकता से अयान की ओर देखा। वह बोलना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अयान बिना कुछ बोले ही पलट गया और भाग गया। अयान तेजी से घने जंगल से बाहर निकला और गायब हो गया। ये देखकर महिला जोर से हंस पड़ी। उसने अपना सिर हिलाया और उसके सारे शब्द खामोश आहों में बदल गए। जहां तक मूल क्षेत्र पवन बैल का प्रश्न है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने महिला की युआन क्यूई की सुगंध को सूंघ लिया था। वह वास्तव में जानता था कि महिला इस समय हिलने में असमर्थ थी, इसलिए उसने अपनी नाक से उत्तेजित सफेद क्यूई थूक दी। पवन बैल के खुर महिला और शियाओ सिला की ओर बढ़ने से पहले 2 बार जमीन पर चले। महिला का चेहरा राख जैसा हो गया था और वह निराशा में अपना सिर हिला रही थी। धमाका। अचानक पवन बैल के शरीर के दाहिने हिस्से पर आग का एक गोला फट गया। हिंसक टक्कर से विंडबुल बेहोश हो गया। महिला बहुत खुश हुई और उसने झाड़ियों की दरारों से अयान का चेहरा देखा। अयान के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी और उसने तुरंत कहा, ध्यान मत भटको, जल्दी से छोटी सिला के लिए बर्फ की ठंड को दबा दो। अयान के हाथ में एक वज्र विस्फोट फल था। बिजली के फटने वाला फल वास्तव में पवन बैल को नुकसान नहीं पहुंचा सका। पवन बैल जमीन से उछल पड़ा। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से लाल हो गई। जाहिर है यह अयान से नाराज था। विशालकाय पवन बैल ने अपना सिर नीचे किया और अयान पर अपनी तीखी सींगों की एक जोड़ी निशाना साधी। उसके 4 खुर हिले और वह हवा के झोंके में बदल गया जो अयान की ओर बढ़ा। इतनी तेजी, अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने पूरी ताकत से पीछे की ओर गोली चलाई। उसी समय उसने पवन बैल की ओर एक बिजली का फल फेंका। वज्र विस्फोट फल सीधे पवन बैल के सिर के ऊपर फट गया, लेकिन यह उग्र पवन बैल को पलटने में असमर्थ था। पवन बैल की गति क्षण भर के लिए रुकी, फिर तुरंत अपनी मूल गति पर लौट आई और एक फूंफकार के साथ अयान की ओर बढ़ी। अयान, एक छोटा सा जियांटियन तृतीय स्तर का मार्शल कलाकार, इतना तनावग्रस्त था कि वह क्रोधित प्रथम स्तर के मूल रिटर्निंग विंडबुल का सामना करते समय सांस नहीं ले पा रहा था। वह पवन बैल बहुत जल्दी आ गया। अयान जल्दी में था, इसलिए वह केवल बिजली की शक्ति जुटाकर ही अपने पेन की आवाज बाहर निकाल सका। इसी समय पवन बैल अयान के पास से गुजरा और अपने मोटे शरीर से उसके कंधे को रगड़ दिया। हालांकि यह सिर्फ एक खरोंच थी, फिर भी अयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा हो। उसके शरीर की हड्डियां कई बार हिंसक रूप से हिलीं और उसके गले से मीठा खून बह निकला। हालांकि अयान की छलांग काफी तेज और काफी दूर थी। पवन बैल ने अयान का निशाना खो दिया और महिला और छोटी सिला बहनों की ओर भागने लगा। महिला ने देखा कि पवन बैल उसके करीब आ रहा है और उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। लेकिन इसी समय एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। धमाका। पवन बैल का शरीर बिजली के विस्फोट फल से टकराया और एक बार फिर से उड़कर 5 लोगों से घिरे एक विशाल वृक्ष से जा टकराया। विशालकाय पेड़ तुरंत ही टूटकर बिखर गया और लकड़ी के टुकड़े हर जगह बिखर गए। अयान बाहर कूद पड़ा और अपने मुंह के कोने से खून पोंछने लगा। मूर्ख गाय, आओ और दादाजी के साथ खेलो, आपका लक्ष्य मैं हूं। पवन बैल उग्रता से उछला और अयान की ओर झपटा। वायु तत्व की विशेषताओं के कारण यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन साथ ही यह अत्यंत तेज भी था। इस आवेश के कारण विशालकाय बैल के शरीर पर प्रतिरूप प्रकट हो गए। ध्यान से, महिला चिंतित होकर चिल्लाई। अयान ने एक बार फिर बिजली की शक्ति का उपयोग करके अपने पैरों में शक्ति भर दी और क्षैतिज रूप से छलांग लगा दी। हालांकि बैल के सिर के सींग अयान के पेट में नहीं घुस सके, लेकिन बैल का शरीर एक बार फिर अयान के कंधे से रगड़ खा गया। इस रगड़ के कारण अयान सीधे एक प्रतिरूप में टकरा गया। वह उड़कर बाहर आया और एक के बाद एक कई प्राचीन वृक्षों से टकराया। बैल ने अयान को दूर फेंक दिया था। जब उसे पता चला कि वह अयान का पता नहीं लगा पाया है, तो वह दोनों बहनों से निपटने के लिए मुड़ा। इस बार पवन बैल की गति अपरिहार्य थी। उसके नथुने पूरे खुले हुए थे और वह आगे बढ़ते हुए सफेद गैस उगल रहा था। धमाका। एक और विस्फोट बैल के कंधे पर हुआ, जिससे वह उड़ गया। अयान फिर कहीं से उछल पड़ा। वह लगातार खांसता रहा और हर बार उसके मुंह से खून निकलता रहा। सच में सख्त। अयान ने कुछ दर्दनाक कराहें निकाली और अपने लंबे लबादे को, जो फटकर चित्रों में बदल गया था, फाड़ दिया, जिससे उसके अंदर रखा काले सांप की खाल का कवच दिखाई देने लगा। यदि ब्लैक स्नैक लेदर कवच की सुरक्षा न होती, तो गुई युआन फर्स्ट विंड बुल की टक्कर ही अयान के शरीर को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होती।
पफिट, अयान ने मुंह में खून से सना लार थूका और कहा, इन डैडी के रहते तुम उनकी किसी भी बहन को छू नहीं सकते। जैसे ही उसने ये कहा, अयान ने अपनी छाती पर जोर से मुक्का मारा। चलो, तुम बेवकूफ़ गाय हो, मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेलूंगा। दुर्भाग्य से, अयान ने मन ही मन सोचा, थंडरक्लैप एक बड़े पैमाने पर हमला था। दोनों बहनों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ इसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। महिला ने अयान को आश्चर्य से देखा। अयान को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर फिर भी वह इतना दृढ़ था। उसकी आंखों में धीरे धीरे कोमल प्रकाश की एक परत उभर आई। वह पवन बैल सचमुच पागल हो रहा है। वह वहीं पर हिंसक ढंग से उछलने लगा, भयंकर क्रोध प्रकट करते हुए, फिर पागलों की तरह अयान की ओर झपटा। इस बार ये सचमुच उन्माद की हद तक उग्र था। उसने अपने गले से मुंह जैसी दहाड़ निकाली। इस आक्रमण की शक्ति अभूतपूर्व रूप से महान थी। अयान ने दांत पीस लिए। वह जानता था कि वह पवन बैल के आक्रमण से बच नहीं सकता, इसलिए उसने एक ही बार में 10 बिजली के विस्फोटक फल उठाए और उन सभी को पवन बैल पर फेंक दिया। तुम पागल हो, महिला चिल्लाई, तुम खुद को उड़ा लोगे। पवन बैल के सिर के ऊपर 10 बिजली विस्फोटक फल फट गए। अयान की गणना बहुत अच्छी थी। दोनों बहनें पवन बैल के पीछे वज्र विस्फोट फल के विस्फोट के अंत में थीं। उसी समय अयान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सामने एक मौसम ढाल स्थापित कर ली। पहले दिन बिजली की शक्ति सक्रिय हो गई और ढाल की सतह चटकने लगी। हालांकि इस स्तर का सुरक्षा कवच पवन बैल के आक्रमण के सामने बेकार था। हालांकि अयान जो चाहता था वह पवन बैल के आवेश का विरोध नहीं करना था, लेकिन विस्फोटक आग की लहर ने तुरंत फैंग न्यू और अयान को घेर लिया और आग की लहर सुरक्षात्मक ढाल पर उतरी, जिससे अयान उड़ गया। जैसे ही अयान पीछे की ओर उड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर टूट गया हो। उसे बहुत दर्द महसूस हुआ, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी घबराने लगा। उसकी चेतना धुंधली होने लगी। सौभाग्य से उस हवा के झोंके से टकराने की अपेक्षा उड़ जाना कहीं बेहतर है। 10 लाइटनिंग ब्लास्ट फलों ने न केवल अयान को उड़ा दिया, बल्कि उन्होंने विंड बुल को भी उड़ा दिया। उसका मजबूत शरीर हवा में उड़कर दूर जंगल में भारी ढंग से गिरा। इस समय लिटिल सिला के चेहरे का गहरा नीला रंग पहले से ही हल्के नीले रंग में बदल चुका था। उसकी नाक की आभा भी कमजोर हो गई थी और वह ठीक होने वाली थी। हालांकि मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर भयावह पवन बैल वास्तव में वापस कूद गया। 10 बिजली के विस्फोटक फलों की बमबारी के बाद इस पवन बैल ने वास्तव में अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को घायल नहीं किया। हालांकि उसके फर पर कुछ हल्के काले सींग के निशान थे। इस बैल की रक्षा क्षमता उसी क्षेत्र के मानव मार्शल कलाकार की रक्षा क्षमता से कहीं अधिक मजबूत थी। उसने अयान का पता ढूंढने के लिए इधर उधर बहुत तेजी से देखा, लेकिन काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखा। परिणामस्वरूप उसकी लाल आंखें दोनों बहनों पर टिकी थीं। जैसे ही वह अपने अगले खुरों को जमाकर अपनी बहनों पर आक्रमण करने वाला था, अचानक आकाश से कोई चीज उड़ती हुई आई। यह एक पारदर्शी फल था। इस बार फल पर गोली नहीं चली, बल्कि वह शक्तिहीनता से हवा में एक चाप बनाकर पवन बैल की पीठ पर जा गिरा। धमाका, फल फट गया, लेकिन कोन की समस्या के कारण पवन बैल ने केवल कुछ बार अपना शरीर हिलाया और उसे पलटा नहीं। घनी झाड़ियां सरसराने लगीं और अयान फिर से दिखाई दिया। वह अपने दयनीय शरीर को एक एक कदम खींचकर बाहर ले गया। उसके शरीर पर काले सांप की खाल का कवच बहुत पहले ही गायब हो चुका था। यह अनुमान लगाया गया कि यह तीव्र विस्फोटक प्रभाव से चकनाचूर हो गया था। यहाँ तक कि अयान भी अब सीधा खड़ा नहीं हो पाता था। उसकी त्वचा फट गई थी और पूरे शरीर से खून बह रहा था। वह वहीं खड़ा रहा और उसका शरीर हिलता रहा। आना, आओ, अयान ने अपनी आंखों के कोने से खून पोंछते हुए और अपनी छाती थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, मैंने अभी तक पर्याप्त मजा नहीं लिया है। खांसी खांसी, खून का एक बड़ा मोह जमीन पर गिरा। पवन बैल पहले से ही थोड़ा हैरान था। वह अपनी आंखें खोलकर अयान को देखता रहा। वह सोच रहा होगा कि इस छोटे से मानव के साथ क्या हो रहा है। हालांकि राक्षसी जानवर ने ज्यादा नहीं सोचा। चूंकि उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने अपने सींग उठाए और अयान पर अंतिम घातक प्रहार करने का निर्णय लिया। जैसे ही पवन बैल आगे बढ़ने वाला था, अयान अंततः थकावट के कारण एक घुटने पर बैठ गया। उसके मुंह में खून लगा था, लेकिन वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। क्या कर सकना? क्या तुम इस पिता को मार सकते हो? यह आपके लिए भी बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है। एक बार की बात है, तारों वाले आकाश में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक छोटे मूल क्षेत्र पवन बैल द्वारा मार दिया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि पवन बैल ने अपने पिछले जन्म में किस प्रकार का पुण्य अर्जित किया था। हालांकि अयान ने लिटिल सिला को देखा और मन ही मन सोचा, हालांकि मेरा इरादा जुवान किग्जू और उसकी बेटी से बदला लेने का है, लेकिन मैं सचमुच लिटिल सिला को मारा हुआ नहीं देख सकता। वह अभी भी बहुत जवान है। पवन बैल ने पहले ही आक्रमण करना शुरू कर दिया था। आक्रमणकारी पवन बैल का सामना करते हुए अयान ने अपनी बाहें फैलाई और कहा, अगर मैं मरना चाहता हूं, मैं भी सामने की लड़ाई में मर जाऊंगा, मैं कभी नहीं बचूंगा। हालांकि
इससे पहले कि पवन बैल हमला कर पाता, अयान का शरीर कांप उठा और वह बेहोश हो गया। तीव्र दर्द के कारण अयान कोमा से जाग गया। वह तुरंत उछल पड़ा और चिल्लाया, चलो कमीने वो। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में बिस्तर पर खड़ा था और रजाई उसके पैरों के नीचे गिर गई थी। रजाई गुलाबी रंग की थी और उसमें से बेटी की हल्की सुगंध आ रही थी। ये कैसी जगह है? अयान ने आश्चर्य से अपनी ओर देखा और पाया कि उसने नया निजी परिधान पहन लिया है। उसने अपने कपड़े खोले और फिर से देखा। उसके शरीर पर बड़ी संख्या में घनी दरारें भी मलहम से लिपटी हुई थीं, जिनसे हल्की औषधीय सुगंध आ रही थी। आसपास का माहौल देखकर स्पष्ट हो गया कि यह बेटी का शयनकक्ष था। इसी समय दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और एक सुंदर आकृति अंदर आई। वह एक महिला थी। उसकी 2 जोड़ी बड़ी आंखें थीं, लेकिन उनकी आंखों के कोने ऊपर की ओर झुके हुए थे। इन आंखों को लोमड़ी की आंखें कहा जाता था और उनमें अटूट आकर्षण था। उसकी छोटी सी नाक ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, उसके होंठ लाल थे और उसके मुंह के कोनों पर एक आत्मा को झकझोर देने वाली चाप बनी हुई थी। उसके गाल बिल्कुल सही ढंग से घुमावदार थे, लेकिन उनमें एक अकथनीय प्रलोभन भी मिला हुआ था। साथ ही उस लंबी और सुंदर बर्फीली गर्दन के साथ अयान ने कई अद्वितीय सुंदरियों को देखा था, यहाँ तक कि जुबान किंगजू को भी, जिसे नौफिरमेंट महाद्वीपों में नंबर 1 सुंदरी कहा जा सकता है। हालांकि हर सुंदरता की अपनी शैली थी और इस महिला की सुंदरता एक प्रकार की मोहकता थी जो आम लोगों से अलग थी। यह एक अदम्य इच्छा थी जो इसे देखते ही किसी के हृदय की गहराई से उत्पन्न हो जाती थी। अयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इस महिला ने उसे बहुत अपरिचित महसूस कराया। तुम जाग रहे हो? महिला मुस्कुराई। यह आप है? अयान दंग रह गया। ये वास्तव में वह रहस्यमयी महिला थी। उसने अपना घूंघट उतार दिया। मुझे पहचान नहीं पाए? उसने अपनी 2 पतली सफ़ेद और कोमल उंगलियां अपनी आंखों के कोनों पर रखीं और कहा, तुम्हें इन आंखों को पहचानना चाहिए। तो यह इस तरह है। अयान को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, पता चला कि इस महिला ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। उसकी असली आंखें लोमड़ी की आंखें थीं। छोटी सिला कहाँ है? वह कैसी है? अयान ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से पूछा। महिला ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, सिला अब ठीक है, आपका धन्यवाद। अच्छी बात है। अयान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि इस महिला का व्यवहार उसके रूप से मेल नहीं खाता। इस महिला को शांत और गरिमा में कहा जा सकता है, जो लोगों को बड़े परिवार की शैली खोए बिना परिपक्वता की भावना देती है। हालांकि उसकी शक्ल ऐसी नहीं थी। शायद यही कारण था कि उसने अपना चेहरा ढक रखा था। वह महिला हल्के कमल जैसे कदमों से खिड़की के पास आई और अपना हाथ अयान के कंधे पर रख दिया। आप अभी भी ठीक नहीं हैं, लेट जाओ और आराम करो, मैं आपके लिए एक कटोरा सूप लाऊंगा। उसके आने से बेटी की हल्की सुगंध आई, जो अयान की घ्राण शक्ति से भरी हुई थी। इस कार्य में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उसके रूप से उसमें लोमड़ी जैसी गंध आ रही थी। अयान की आंखें खाली थीं। क्या तुम सचमुच वह औरत हो? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? महिला ने अयान के माथे पर हल्के से उंगली से थपथपाते हुए कहा, ये वास्तव में मैं ही हूँ। ठीक है, जल्दी से थोड़ी देर आराम करो मेरे हीरो। इतना कहकर वह महिला मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। अयान बिस्तर पर बैठ गया और अपना सिर खुजाने लगा। बड़ा हीरो? क्या बात? क्या उसने गलत दवा ले ली? हालांकि थोड़ी देर बाद यह महिला सूप का कटोरा लेकर वापस लौटी। इसके अलावा अयान की असहज परिस्थितियों के कारण उसे व्यक्तिगत रूप से अयान को एक कप सूप पिलाना पड़ा। वह बिस्तर के सिरहाने बैठ गई और अयान की ओर देखने लगी। अचानक उसने धीरे से कहा, क्या आप जानते हैं कि किसी ने भी लिटिल सिला की इतनी लापरवाही से रक्षा नहीं की है? यद्यपि आप केवल एक छोटे जियांटियन तृतीय स्तर के मार्शल कलाकार हैं, लेकिन ब्लैक शार्प डायमंड फॉरेस्ट में आपने जो किया है वह उन सभी पुरुषों की तुलना में अधिक साहसी है जिन्हें मैं जानता हूँ। यह उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है जितना आपने कहा। अयान ने कड़वा सूप पी लिया और कहा, मैं इतनी दयनीय स्थिति में हूँ क्योंकि मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूँ, इसीलिए मैं इतना वीर दिखता हूँ। महिला मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, लेकिन ये ठीक इसलिए है क्योंकि आप कमजोर हैं, इसलिए आप बार बार उस हवा के बैल का सामना करने की हिम्मत करते हैं। यही बात आपको और भी बहादुर बनाती है ना? जिस क्षण तुमने अपनी बाहें फैलाई और पवन बैल के सामने खड़े हुए, मुझे लगा कि तुम दुनिया के सबसे बहादुर नायक हो, मेरे और लिटिल सिला के नायक। अयान को लगा कि महिला के स्वर में कुछ गड़बड़ है। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने बात बदल दी, छोटी सिला को क्या हुआ? ये सुनकर महिला कड़वी मुस्कान के साथ बोली, सिला जन्म से ही एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। पहले तो वह महीने में एक बार हमला करती थी। जब वह हमला करती तो उसका पूरा शरीर अत्यंत बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। हर बार जब वह हमला करती तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। सिला के इलाज के लिए हमने वे सभी तरीके अपनाए जो हम सोच सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आया। हाल के वर्षों में सिला की बीमारी की आवृत्ति बढ़ती जा रही है तथा यह अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही है। यद्यपि हमारे कबीले ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है,
फिर भी वे उसका इलाज करने में असमर्थ हैं। हमारे कबीले के कुछ बुजुर्गों ने तो मुझे ये सलाह भी दे दी कि मैं ये काम छोड़ दूं। महिला ने नाक सिकोड़ी और आंखों के कोने से आंसू पोंछे, लेकिन मैंने मना कर दिया। छोटी शीला मेरी जिंदगी है। तो आप उसे कबीले से दूर ले गए और चिकित्सा कराने चले गए। अयान का दिल भावनाओं से भर गया। ये भी एक कड़वी औरत थी। साथ ही अयान उस महिला की अपनी बहन के प्रति भावनाओं से बहुत प्रभावित हुआ। महिला ने धीरे से कहा, मैंने लगभग पूरे महाद्वीप की यात्रा की है। जब तक मैं शिला को ठीक कर सकता हूँ, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। अयान ने एक लंबी सांस छोड़ी और अचानक हंसा। क्या ये हो सकता है कि केवल लाइटनिंग मेरिडियन मार्शल कलाकार ही शिला की बीमारी का इलाज कर सकते हैं? तो आप उस काले कृपान को लेकर आए और लाइटनिंग मेरिडियन मार्शल कलाकार को खोजने के लिए हर जगह खोज की। महिला ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि एक मार्शल कलाकार के लिए लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता का क्या मतलब है। आपने हमारी बहनों के लिए काफ़ी कुछ किया है। मैं अब आपसे हमारी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं कहूँगा। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? अयान ने पूछा। महिला ने अयान की ओर देखा और कहा, यदि इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति बचा है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, तो वह व्यक्ति अब मैं ही हूँ। अयान ने सिर हिलाया। बस काफ़ी है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आप? महिला खुशी से रो पड़ी। क्या आप सचमुच तैयार हैं? अयान ने अपने होंठ मोड़ लिए। मैं उतना स्वार्थी नहीं हूं जितना आप सोचते हैं। मैं जानता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं। महिला ने जोर से सिर हिलाया। आप आधा दिन आराम करें, मैं सुबह आपसे मिलने आऊंगा और शिला की बीमारी के बारे में बात करूंगा। जब उसने अयान से दवा का कटोरा लिया तो उसकी उंगलियां गलती से अयान के हाथ को छू गई, लेकिन उसके आकर्षक चेहरे पर लाल बादल छा गया। मैं रुयान राज हूं और मेरी बहन का नाम शिला राज है, उसने फुसफुसाते हुए कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बंद दरवाजे की ओर देखते हुए अयान ने आह भरते हुए कहा, मैंने पिछले जन्म में केवल राजवंश के बारे में सुना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जीवन में उनसे मिल पाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि यह मेरे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। उसे धीरे धीरे अपने मन में वह बात याद आने लगी जो उसके गुरु ने उससे पिछले जन्म में कही थी। राजकुलीन कबीला एक प्राचीन कबीला है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। इस वंश के कुलपिता की हर पीढ़ी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पैर पटक पटक कर पूरी दुनिया को हिला देता है। रुद्र, इस कबीले के साथ ज्यादा न उलझो, कम से कम उनके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार न करें। अगले दिन अयान की सेहत में काफी सुधार हुआ। वह अपने कमरे में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह व्यायाम करने के लिए बाहर आ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह मायापुरी शहर के बाहरी उपनगरों में स्थित एक जागीर थी और इसे सुंदर पक्षियों के गायन और फूलों के गायन के साथ एक सुंदर दृश्य कहा जा सकता है। अयान ने गहरी सांस ली और अपना शरीर तान दिया। उसे लगा कि उसकी त्वचा की चोट मूलतः ठीक हो गई है, केवल उनकी मांसपेशियों और हड्डियों में अभी भी कुछ चोटें थीं। पूरी तरह से ठीक होने से पहले उन्हें कुछ दिनों तक आराम की जरूरत थी। आपकी तबीयत कैसी है? एक कृत्रिम जलधारा के पास रुयान राज विलो वन से मुस्कुराते हुए चला आया। काफी बेहतर, अयान ने कहा। ऐसा लगता है कि आपने मेरे लिए बहुत सारी बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। आपने हमारी बहनों के लिए जो किया है उसकी तुलना में मैंने जो किया है वह उल्लेख करने लायक नहीं है। रुयान राज ने उसके हाथ में सूप का कटोरा पकड़ा दिया। लो, इसे पी लो। अयान ने एक घूंट लिया और कहा, चूंकि कोई समस्या नहीं है तो चलो जल्दी से लिटिल शिला को बचाने का कोई तरीका सोचें। रुयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ, मेरे पीछे आओ। वे दोनों विलो जंगल से होते हुए एक चट्टानी स्थान पर पहुंचे। ये चट्टान बहुत बड़ी थी और वास्तव में यह एक छिपी हुई व्यवस्था थी। रुयान ने तंत्र को सक्रिय कर दिया और संपूर्ण चट्टानी संरचना बाहर निकल गई, जिससे भूमिगत गुफा का प्रवेश द्वार प्रकट हो गया। दोनों ने गुफा में नीचे की ओर प्रवेश किया। गुफा के सबसे गहरे भाग में एक अत्यंत खुला गुप्त कक्ष छिपा हुआ था। अयान ने चारों ओर देखा। ये गुप्त कमरा एक प्रशिक्षण मैदान था। खेती के लिए आवश्यक सभी प्रकार के उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अयान ने देखा कि गुप्त प्रशिक्षण मैदान की विपरीत दीवार पर दो चीजें थीं, एक गोली भट्टी थी और दूसरी मानव आकार का पत्थर था। पत्थर को देखकर अयान क्यों ने कहा, क्या आपके पास आत्मा परीक्षण पत्थर है? ये बहुत अच्छा है। रुयान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वह आत्मा परीक्षण पत्थर केवल स्वर्ग मूल क्षेत्र के नीचे के हमलों का ही पता लगा सकता है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ है। जैसे ही वह बोल रही थी, रुयान ने अपनी स्टोरेज रिंग से 3 चीजें निकाली। वे थे एक काली कृपान, एक काला कवच और एक पुस्तक। आप ये मुझे देना चाहते हैं? अयान ने उत्सुकता से पूछा। काली कृपान तो उसने पहले ही देखी थी, लेकिन काली कवच और किताबें उसने पहली बार देखी थीं। रुयान ने सबसे पहले काले रंग की कृपान की ओर इशारा करते हुए कहा, इस कृपान को ब्लैक स्केल्स कहा जाता है, जबकि इसके बगल में मौजूद नर्म कवच को इंक स्पॉट कहा जाता है। ये कृपान और कवच संगत हैं।
जब तक आप इसमें लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता की शक्ति को अवशोषित करते हैं तब तक इसका ग्रेड स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। जहां तक मुझे पता है वे जिस सीमा तक पहुंच सकते हैं वह पृथ्वी ग्रेड शुरुआती चरण है। पृथ्वी ग्रेड? अयान ने आश्चर्य से पूछा, इतना ऊंचा स्तर? मुझे डर है कि पूरे मायापुरी शहर को फिर कभी ऐसा उच्च श्रेणी का हथियार या कवच नहीं मिलेगा। रोयान ने कहा, आपका वर्तमान दायरा अभी भी अपेक्षाकृत कम है। सामान्य परिस्थितियों में आप ब्लैक स्केल्ड कुई को इंटरमीडिएट स्पिरिट स्टेज तक अपग्रेड कर सकते हैं। जब यह विस्फोट होगा तो आप उच्च आत्मा स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये किताब भी है। यह अपने आप में एक गुप्त मैनुअल है। इसे फ्लैश शैडो स्टेप्स कहा जाता है। यह एक पृथ्वी ग्रेड प्राथमिक आंदोलन तकनीक है। इसे लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता की शक्ति के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। एक और पृथ्वी ग्रेड? अयान ने ठंडी हवा में सांस ली। ये गुप्त मैनुअल बहुत कीमती था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्यतः आंदोलन तकनीक मैनुअल साधना तकनीक मैनुअल की तुलना में दुर्लभ थे। स्थानीय स्तर की संचलन तकनीक मैनुअल पृथ्वी स्तर की खेती तकनीक मैनुअल की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी। रोयान ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में मैं सिला को लाइटनिंग वेन विशेषता वाले मार्शल कलाकारों की खोज के लिए साथ लाया हूं। मैंने लाइटनिंग वेन से संबंधित ये 3 वस्तुएं भी एकत्रित की हैं और यह सहयोग से आपके लिए है। युवा मास्टर अयान। अयान पाखंडी नहीं था। यदि कोई दूसरा उसे यह उपहार देता तो वह उसे अशिष्टतापूर्वक स्वीकार कर लेता। रोयान ने कहा, आप अभी आत्मा परीक्षण पत्थर का उपयोग करना चाहते थे, है ना? मैं आपकी वर्तमान स्थिति का परीक्षण करने में आपकी सहायता करूंगा। मैं बस अपनी लड़ाकू ताकत के बारे में अधिक जानना चाहता हूं। अयान ने ऊर्जा से भरपूर अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचा। मानवरूपी आत्मा पत्थर को प्रशिक्षण स्थल के केंद्र में ले जाया गया। रोयान ने एक नोटबुक ली और एक तरफ खड़ा हो गया। अब अपनी सामान्य शक्ति का परीक्षण करो। अयान ने अपना हाथ उठाया और स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन पर मुक्का मारा। आत्मा परीक्षण पत्थर कुछ बार कांप उठा। रोयान ने आत्मा परीक्षण पत्थरों की स्थिति को ध्यान से देखा, नोटबुक में लिखा और चित्रित किया और कई बार रिपोर्ट किया। सामान्य शक्ति 2300 जिन है। इसके बाद सीमा शक्ति का परीक्षण किया जाता है। अयान ने अपनी शक्ति को गड़गड़ाहट और बिजली में बदल दिया, जिससे उसकी शक्ति तुरंत 3 गुना बढ़ गई। एक घूंसे से आत्मा परीक्षण पत्थर पीछे की ओर खिसक गया और 1 इंच पीछे चला गया। रोयान ने सिर हिलाया और कहा, 7000 जिन, सामान्य शक्ति से लगभग 3 गुना। अब आइए पहले सामान्य मौसम की शक्ति का परीक्षण करें। सावधानीपूर्वक परीक्षण के बाद अयान निम्नलिखित आंकड़े लेकर आया। वर्तमान में अयान एक जियांटियन 3 लेयर मार्शल कलाकार था। सामान्य शक्ति 2300 जिन थी और अधिकतम विस्फोटक शक्ति 7000 जिन थी। सामान्यतः पहले मौसम की शक्ति 2300 जिन थी, जो पहले मौसम को गड़गड़ाहट और बिजली में परिवर्तित करती थी, और फिर 3500 जिन, गड़गड़ाहट और बिजली की चमक 9000 जिन की सीमा तक भड़क उठी। अयान ने बिजली की बहुमूल्य शक्ति का उपयोग करने के बाद उसकी ताकत 13000 जिन थी। चूंकि रोयान को पहले से ही अयान की बिजली शिरा विशेषताओं के बारे में पता था, इसलिए अयान ने फायर थंडर तकनीक को भी नहीं छिपाया और तुरंत थंडर क्लैप्स की शक्ति का परीक्षण किया। उन्होंने गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति के साथ थंडर क्लैप तरंगों का प्रयोग किया, जिससे एक ही बार में गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। इसकी मारक क्षमता 35000 जिन थी। बिजली की शक्ति से सक्रिय किए गए थंडर क्लैप तरंगों की मारक क्षमता 90000 जिन थी। यहां तक कि अयान खुद भी हैरान था। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब उसे सही मूल्य मिल गया था तो उसे पता चल गया था कि बिजली और गड़गड़ाहट की शक्ति कितनी असामान्य थी। कैसा है? अयान कमजोरी से दीवार के सहारे झुक गया, क्योंकि उसने अपनी सारी मौसम और बिजली की शक्ति इस्तेमाल कर ली थी। रोयान पहले तो चौंका, फिर बाहें सिकोड़कर बोला, सच बताऊं तो खुशी और गम दोनों मिले जुले हैं। रोयान ने कहा, आपकी विस्फोटक शक्ति इतनी प्रबल है कि लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही यह आपकी कमजोरी भी है। चूंकि आपकी साधना का स्तर बहुत कम है, इसलिए आपको दूसरों के साथ लड़ते समय अपने दुश्मनों को हराने के लिए लिमिट बस्ट का उपयोग करना होगा। लिमिट बस्ट का मतलब है कि आप ओवरलोड हो गए हैं। रोयान ने अयान को गंभीरता से देखा और कहा, चाहे वह ताकत हो, मौसम हो, बिजली हो या मार्शल आर्ट हो, आपको सीमा तक विस्फोट करने की आवश्यकता है। लेकिन आपके अपने डेंटियन की क्षमता तो बहुत कम है, ये पर्याप्त नहीं है। हाँ, अयान ने आह भरते हुए कहा, इसलिए मैं अपनी खेती में तुरंत सुधार करना चाहता हूँ। रोयान ने सिर हिलाया, तो जब आप किसी से लड़ें तो कोशिश करें कि बिना विस्फोट किए इसका इस्तेमाल न करें। इसका उद्देश्य अपनी ताकत को छुपाना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक लड़ने में सक्षम होना है। लेकिन मुझे अभी भी तुमसे कुछ कहना है। रोयान ने अपने फ्लैश शैडो स्टेप्स को उठाया और कहा, यह स्थानीय ग्रेड प्राथमिक आंदोलन तकनीक बहुत अधिक है, इसलिए यह आपकी शारीरिक शक्ति की खपत के लिए भी बहुत भयानक है। अगला, चलो तुम्हारी गति का परीक्षण करते हैं। अयान ने थोड़ी देर आराम किया और अपनी गति का परीक्षण करना शुरू कर दिया।
उसे परिणाम मिला। जियांटियन 3 डैन परीक्षण के आधार पर अयान सामान्यतः 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता था। मध्यम गति स्प्रिंट 30 मीटर प्रति सेकंड, अधिकतम चार्ज 40 मीटर प्रति सेकंड था। उसके पैरों में गड़गड़ाहट और बिजली की चमक थी और विस्फोटक आवेश 100 मीटर प्रति सेकंड था। रोयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने फ्लैश शैडो स्टेप्स देखे हैं। ये पृथ्वी ग्रेड मूवमेंट तकनीक एक जियांटियन रियल मार्शल कलाकार की गति को 5 गुना तक बढ़ा सकती है, क्योंकि इस गति तकनीक के लिए गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति की आवश्यकता होती है। आप फ्लैश शैडो स्टेप्स का उपयोग करके 500 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचने में सक्षम होंगे। जहां तक छाया कदमों की बात है, वे मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की गति को 4 गुना, स्वर्ग मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की गति को 3 गुना और स्वर्ग स्काय क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की गति को 2 गुना बढ़ा सकते हैं। अयान ने कहा, दूसरे शब्दों में, मैं केवल स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए इस फ्लैश शैडो स्टेप का उपयोग कर सकता हूं। भविष्य में इसका कोई खास उपयोग नहीं होगा। रोयान ने कहा, बेशक, ये गतिमान आपकी जियांटियन तीसरी परत पर आधारित हैं। यदि आप जियांटियन की चौथी या 5वीं परत तक पहुंच जाते हैं तो आपकी सामान्य गति बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन क्या जियांटियन क्षेत्र को 5 गुना बढ़ाया जा सकता है? अयान मुस्कुराया। इस क्षेत्र में 5 गुना कम दूरी की गतिविधि निश्चित रूप से अधिपति स्तर पर थी। 1 सेकंड में 500 मीटर की अवधारणा क्या थी? निश्चित रूप से स्प्रिंट में आफ्टर इमेजेस होगा। इसके अलावा उसकी गति पहले ही तीसरे स्तर के मूल रिटर्निंग विंड बुल से आगे निकल चुकी थी। जहां तक रक्षा का सवाल है, रोयान ने काला कवच पकड़ लिया और कहा, यह काला कवच आपको केवल आनुपातिक मात्रा में सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अर्थात यदि शत्रु आपको नष्ट करने के लिए 10,000 जिन शक्ति का उपयोग करता है तो इंक स्पॉट आपके लिए 3,000 जिन शक्ति को अवशोषित कर सकता है, लेकिन यदि शत्रु आपको नष्ट करने के लिए केवल 10,000 जिन शक्ति का उपयोग करता है तो यह आपके लिए 3,000 जिन शक्ति को अवशोषित कर सकता है। ओह, मैं समझता हूँ, अचानक अयान बोला, तो ये रक्षात्मक कवच का रक्षात्मक मोड है। अयान न केवल निराश था बल्कि वह बहुत खुश भी था। मोबान के रक्षात्मक गुणों के कारण अयान किसी भी दिन प्रतिदिन की लड़ाई में इसके लाभों का आनंद लेने में सक्षम होगा। ब्लैक स्नैक लेदर कवच के विपरीत ये केवल घातक प्रहार की स्थिति में ही काम करेगा। साथ ही ये स्याही से सना कवच आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होता था। फिर अयान ने एक बार फिर अपने हथियार की शक्ति बढ़ा दी। अयान की सामान्य शक्ति 2300 जिन थी और उसकी सीमा 7000 जिन थी। हालांकि जब उसने विशालकाय काले तराजू वाली कृपान को हथिया लिया तो उसका मूल्य अपरिवर्तित रहा। दूसरी ओर अयान की सामान्य प्रारंभिक मौसम शक्ति 2300 जिन थी और काले पैमाने का उपयोग करने के बाद ये 3000 जिन थी। बिजली की विशेषता पहले 3500 जिन मौसम शक्ति थी और काले पैमाने का उपयोग करने के बाद 4000 जिन थी। अयान ने काले पैमाने पर विचार किया और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, बुद्धि से युक्त हथियार केवल मौसम की शक्ति को बढ़ा सकता है। हाँ, रोयान ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन कृपान क्यूई जैसी चीज को केवल ताकत से नहीं मापा जा सकता। इसमें कृपान क्यूई की तीव्रता, साधना तकनीकों की विशेषताएं तथा एक विशिष्ट मार्शल कौशल कितना उच्च और जटिल है शामिल है। इसे यहाँ पेश नहीं किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से अयान इस बारे में बहुत स्पष्ट था, इसलिए उसने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। जितना अधिक वह काले स्केल को देखता उतना ही अधिक उसे वह पसंद आता। इस विशाल कृपान में एक शांत और सहमित आभा थी और यह एक बड़ा सहयोग था कि यह काम नहीं कर सका। इससे अयान का पक्ष जीत लिया गया। मैंने अपने सभी प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। अब चलो लिटिल सिला के बारे में बात करते हैं। अयान ने सारा खजाना इकट्ठा कर लिया। रोयान मुस्कुराई और अपनी भंडारण अनुभूति से सैकड़ों आत्मा जड़ी बूटियां निकालीं। अयान अचंभित रह गया। ये आत्मा जड़ी बूटियां बाजार में अमूल्य और दुर्लभ थीं। रोयान ने कहा, एक बार एक शाही चिकित्सक ने मुझसे कहा था कि सिला की बीमारी को ठीक करने के लिए किसी को मौसम की बिजली की मेरिडियन विशेषता या गोलियों को परिष्कृत करने के लिए युआन क्यूई पर निर्भर रहना होगा। यद्यपि हम केवल तृतीय श्रेणी की गोलियों का ही प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी हमें इंतजार करना होगा। मैंने पहले ही परिवार के कीमियागर से मदद मांगने के लिए संदेश भेज दिया है। कीमिया? अयान मुस्कुराया और बोला, तो फिर अपने घरवालों को परेशान मत करो, मैं ये कर सकता हूँ। आप? रोयान ने खुश होकर कहा, आप कितने आश्चर्य छिपा रहे हैं। जितना अधिक मैं खोदूंगा उतना ही अधिक मुझे पता चलेगा कि आप अथाह हैं। टियर 3 औषधीय गोलियां बहुत उच्च श्रेणी की नहीं थीं। अयान को पूरा विश्वास था कि वह इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकता है और वह गारंटी दे सकता था कि ये सभी शीर्ष श्रेणी की टियर 3 औषधीय गोलियां हैं। तुरंत ही उन दोनों ने प्रशिक्षण कक्ष में गोली की भट्टी जला दी। रोयान ने व्यक्तिगत रूप से आग पर नियंत्रण किया और युआन क्यूई का एक गोला छोड़ा। युआन क्यूई लपटों में जल गया और सीधे गोली भट्टी के तल को जला दिया। यह मामला उसकी छोटी बहन के जीवन और मृत्यु से जुड़ा था। रोयान भी पहले से कहीं अधिक घबरा गया।
जल्द ही उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आईं। उसने घबराकर अयान की ओर देखा और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अयान आत्मविश्वास से मुस्कुराया। रोयान द्वारा दिए गए फॉर्मूले के अनुसार उसने 100 गोलियों को 10 बैचों में विभाजित किया और उन्हें 10 बैचों में डाल दिया। इसके बाद अयान ने गोली भट्टी में प्रवेश करने के लिए गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति का उपयोग किया और अंदर के हर छोटे से छोटे परिवर्तन को सटीक रूप से नियंत्रित किया। सच बताऊं तो रोयान शुरू में अभी भी बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि 100 प्रकार की आत्मा जड़ी बूटियों को एक साथ प्रशिक्षित करना एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। यदि एक भी गलती होती तो सभी आत्मा जड़ी बूटियां जलकर नष्ट हो जाती। हालांकि जैसे जैसे अयान की गोली शोधन प्रगति गहरी होती गई, उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति घबराहट से आराम में बदल गई, फिर आश्चर्य, फिर अविश्वास और अंततः सदमे में। एक के बाद 100 से अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां गोली भट्टी में डाली गई और एक भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी खराब नहीं हुई। हे भगवान, रोयान को बहुत बड़ा झटका लगा। युवा मास्टर अयान का कीमिया के तापमान पर नियंत्रण एक साम्राज्य कीमियागर के साथ तुलनीय है। नहीं, ये तो एम्पायर अल्केमिस्ट से भी अधिक भयानक है। धमाका, भट्टी का ऊपरी हिस्सा खुला और उसमें से ताजी गोलियां निकलीं। प्रत्येक गोली हल्की लाल रोशनी से चमक रही थी। ये वास्तव में तीसरे दर्जे की गोली थी और यह शीर्ष दर्जे की गोलियों में भी शीर्ष दर्जे की गोली थी। रुयान ने उन गोलियों को पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाया, आखिरकार मुझे वे मिल गईं। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः मुझे आशा दिखाई दी। अयान ने अपना पसीना पोंछा और उसकी ओर देखा। लगभग 300 है ना? क्या ये काफ़ी है? रोयान ने उत्साह से सिर हिलाया। बस 100 काफ़ी है युवा मास्टर अयान। मैं नहीं जानता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। अयान ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह बात मुझे अभी बताना बहुत असामान्य है। रोयान ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुमने सिला को बचाया, यह मेरी जान बचाने के बराबर है। रोयान ऐसी महान दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। 3 संकेत आदेश हैं, वे मेरे खून और युआन क्यूई से भरे हुए हैं। आप मुझे किसी भी समय संदेश भेज सकते हैं। अयान ने संदेश लिया और उसे गंभीरतापूर्वक रख दिया। जाओ, जल्दी करो और छोटी सिला को कुछ गोलियां दे दो, उन्होंने कहा। मुझे घर जाना है। उन दोनों को जागीर में अलग कर दिया गया। अयान को एक पवन पीछा घोड़ा प्राप्त हुआ और वह मायापुरी शहर की ओर तेजी से वापस चला गया। पवन पीछा करने वाला घोड़ा एक जियांटियन प्रथम चरण राक्षसी जानवर था। ये राक्षसी ऊर्जा का उपयोग करके लंबी दूरी तक बेतहाशा दौड़ सकता था। इसकी गति एक जियांटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की गति के बराबर थी। यह बहुत महंगी वस्तु थी। यह विंचेज़िन कोल्ट विशेष रूप से मजबूत था। इसका सिर से पूंछ तक 2 झाग लंबा था और इसके खुर पीछे से 8 फीट ऊंचे थे। इसका पूरा शरीर काला था और यह अत्यंत शक्तिशाली था। अयान विंचेज़िन स्टैलियन पर सवार होकर हवा में उड़ता रहा। वह केवल यह महसूस कर सकता था कि दोनों ओर का दृश्य तेजी से पीछे हट रहा है। सेन मनों में वापस लौटने के बाद उन्होंने एक सरसरी निगाह डाली और ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला की ओर भागने से पहले कुछ देर तक अपनी मां के साथ बातचीत की। सेन कबीले का उद्योग व्यवस्थित रूप से बढ़ रहा था। अयान को इस सब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसे एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां कोई भी उसकी बिजली के प्रति प्रतिरोध क्षमता को सुधारने में मदद न कर सके। अतिव्यापी ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला। यहां अयान को आसानी से एक सुनसान जगह मिल गई। आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने के बाद उसने लगातार 3 गहरी सांसें लीं। ये शुरू होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं काफ़ी सुधार कर सकूंगा। ये सामग्री खोजने में की गई मेरी कड़ी मेहनत के योग्य है। ये देखने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने 3 मीटर ऊंचे काले शल्क वाले भारी चाकू का उपयोग करके जमीन पर 20 मीटर गहरा एक बड़ा गड्ढा खोदा। ये गड्ढा पहले ही पहाड़ के अंदरूनी हिस्से में गहराई तक पहुंच चुका था। फिर उसने गोली की भट्टी को गड्ढे में डाल दिया, खुद भी गोली की भट्टी में कूद गया और पहले दिन ऊपर मिट्टी दबा दी। ये पुष्टि करने के बाद कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है, अयान ने संतोष में सिर हिलाया। वह गोली भट्टी के अंधेरे में था और उसने एक पत्थर की खाल की गोली अपने मुंह में डाल ली। उस पागल कीमियागर ने कहा था कि एक मार्शल कलाकार को गोली में तब्दील करने से अप्रत्याशित प्रभाव पड़ेगा। मुझे आशा है कि उन्होंने जो कहा वह सही है। अयान कुछ असहज था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसने भट्टी की भीतरी दीवार पर जोर से हाथ मारा, जिससे भट्टी के अंदर की आग तुरंत भड़क उठी। एक मानव, भले ही वह एक जियांटियन क्षेत्र का मार्शल कलाकार हो, आग की लपटों के बीच जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए अयान ने स्टोन स्किन पिल का इस्तेमाल किया। ये गोली अत्यंत प्रभावी थी, जिससे अयान की त्वचा अगले 2 घंटों में ही पथरीली हो गई, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वह जलकर नहीं मरेगी। इसके अलावा अन्य प्रकार की भी कई प्रकार की जड़ी बूटी की गोलियां थीं, जिन्हें या तो व्यवस्थित रूप से खाया जाता था या शरीर पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर भी जैसे जैसे उसके शरीर का शोधन बढ़ता गया, अयान को भी अपने शरीर में जलन महसूस होने लगी और उसकी घुटन और भी गंभीर होती गई।
सौभाग्य से कायाकल्प गोली की मदद से शक्तिशाली औषधीय गुणों ने उसे हवा पर निर्भरता से छुटकारा दिलाया, जबकि स्नो सिकाडा घास ने उसके शरीर को ठंडा किया। अंततः ये तीसरी श्रेणी का थंडरबोल्ट वाइन था। पौधों में प्रकृति के प्रति अतुलनीय सहनशीलता थी। पौधे दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जा सकते हैं। वे किसी भी कठोर प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ढल सकते थे। वज्रबेल एक विशेष आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी जो पूरे वर्ष गरज और बिजली की चमक के बीच उगती थी। इस बार अयान ने धीरे धीरे थंडरबोल्ट वाइन के बिजली प्रतिरोध को अपने मानव शरीर में शामिल कर लिया। गोली भट्टी के अंदर की लपटें और भी तीव्र हो गईं। अयान टोंग का शरीर लाल हो गया, मानो वह कोई मानव आकार की मूर्ति हो जिसे जलाकर लाल कर दिया गया हो। थंडरबोल्ट वाइन की बिजली प्रतिरोध शक्ति उसकी त्वचा में प्रवेश कर गई तथा उसकी हड्डियों और अंगों में प्रवेश कर गई। शोधन के अंत में अयान का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और अकल्पनीय पीड़ा सहन की। उसने मन ही मन सोचा, ये लगभग पूरा हो गया है। मैंने अपने शरीर की लगभग सभी हड्डियों का अभ्यास कर लिया है। अंत में मेरे पास केवल डेंटियन और मेरिडियन ही बचे हैं। इस समय शिफूपिल के पास कार्य करने के लिए अभी भी 10 मिनट शेष थे। थंडरबोल्ट वाइन का शक्तिशाली विद्युत प्रतिरोध तेजी से अयान के शरीर में प्रवाहित हुआ। अयान की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आंखों में बिजली चमक उठी। गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति अपनी सीमा तक सक्रिय हो गई थी। तुरंत ही बिजली की एक चमक, जो नंगी आंखों से शायद ही कभी देखी जा सकती थी, अयान के पूरे शरीर के चारों ओर फैल गई। सबसे पहले मौसम में गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की संभावना बढ़ गई थी। ये थंडरबोल्ट वाइन के औषधीय गुणों के साथ अपने डेंटियन से शुरू हुआ और अपने शरीर में हर मेरिडियन संरचना तक तैर गया। इस बिंदु पर पूरे 2 चक्रों तक तैरने के बाद थंडरबोल्ट वाइन के औषधीय गुण अंततः अयान द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिए गए। धमाका! गोली भट्टी का ऊपरी हिस्सा खुल गया और गोली भट्टी से निकली गंदगी सीधे आसमान में उड़ गई। इसके तुरंत बाद एक आकृति आसमान में उड़ी। अयान हवा में लुढ़क गया और जमीन पर आ गिरा। भंडारण रिंग के भीतर गोली भट्टी अभी अभी उतरी थी। सफलता! अयान ने उत्साह से उसके शरीर को देखा। उसने पाया कि उसकी त्वचा एक नवजात शिशु की तरह अधिक चिकनी और चमकदार हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस शारीरिक सुधार से न केवल बिजली के प्रति मेरी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि मेरे शरीर से बहुत सारी अशुद्धियां भी समाप्त हो जाएंगी। अयान हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि इस बार उनकी फसल छोटी नहीं थी। अगला कदम श्वेत ज्वाला बिजली की बिजली चाप शक्ति को अवशोषित करना जारी रखना था। जब वह पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसने बिजली का ताबीज हवा में उछाला और खुद से कहा, हर बार जब उसका क्षेत्र बढ़ेगा तो कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उन्नति उसे पिछली बार की तरह लगातार 2 छोटे स्थानों पर छलांग लगाने की अनुमति देगी। बोलते समय वह अभी भी नवपरिवर्तन बिजली झटका कला प्रसारित कर रहा था। उसके शरीर में मौजूद शक्तिशाली आह्वान शक्ति श्वेत ज्वाला बिजली को बुला रही थी। एक क्षण में बिजली का ताबीज टूट गया। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली सफेद बिजली की परतें बिजली के ताबीज के चारों ओर लिपटी हुई थी। चारों ओर तेज हवा चलने लगी और सारे पेड़ टूटकर गिर पड़े। मुझे आश्चर्य है कि बिजली के स्रोत को वास्तव में अवशोषित करने में कितना समय लगेगा। अयान ने सांस छोड़ी और लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, जिससे एक सफेद बिजली चमक उठी। बिजली के बोल्ट के अयान के शरीर को छूने के बाद अयान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों में तीव्र बिजली चमक उठी। एक पल से भी कम समय में बिजली की चाप की शक्ति ने अयान की त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों के हर इंच को पूरी तरह से भेद दिया था। वास्तव में अयान दर्द से सिसक उठा। उसका चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये चाप दूसरे चाप से संबंधित था। पिछली बार ये दूसरे चरण को अवशोषित करने में पूरी तरह से विफल रहा था और इस बार बिजली के प्रति प्रतिरोध ने सचमुच काम किया। अयान को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसे कितना दर्द हुआ है, लेकिन यह पिछली बार से कहीं बेहतर था। कम से कम उसकी मांसपेशियों में अभी तक ऐंठन नहीं आई है। उस चाप में निहित भयानक बिजली की शक्ति पहले की तुलना में और भी अधिक तीव्र और मधुर थी। ये शुरू हो रहा है। अयान की पुतलियां सिकुड़ गई और उसे लगा कि उसका क्षेत्र ढीला पड़ गया है। ज़ियांटियन तीसरी परत, शानशन 4वीं परत, सफलता। इतनी तेजी! अयान का दिल धड़क उठा। तीसरे और चौथे स्तर के बीच की दूरी दूसरे और तीसरे स्तर के बीच की दूरी से कहीं अधिक थी। फिर भी वह इतनी जल्दी पार करने में कामयाब हो गया। हालांकि इस बिजली चाप की शक्ति अभी भी 90% से अधिक थी और इसे अभी तक अयान द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था। जहां तक दर्द की बात है तो वह उसके उच्च साधना क्षेत्र के कारण थोड़ा कम हो गया। हालांकि ये कमजोरी तो बस एक बूंद भर थी। इससे गुजरो, तुम्हें इससे पार पाना ही होगा। अयान के मुंह के कोने फड़कने लगे और उसकी मांसपेशियां अनजाने में ऐंठने लगीं। बिजली की प्रचंड शक्ति अयान के क्षेत्र को तीव्र गति से सक्रिय कर रही थी। शानशन 5वीं परत, 2 छोटे क्षेत्र। अयान इतना दुखी था कि वह अब बोल नहीं सकता था। वह केवल अपने दिल में ही कुछ बुदबुदा सकता था।
हालांकि लगभग 90% बिजली के बोल्ट अभी भी अयान के शरीर के अंदर थे और उसे स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या ये दूसरी बिजली पहली से कहीं अधिक शक्तिशाली है? अयान हैरान रह गया। एक छोटे से क्षेत्र की वृद्धि ने पहले ही अयान के शरीर को भर दिया था, जबकि दो छोटे क्षेत्रों ने उसके शरीर को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया था। क्या आप रुकना चाहते हैं? शायद वह किसी अन्य छोटे क्षेत्र में प्रवेश कर सके। उसका इरादा रोकने का था, लेकिन ज़ियांटियन का 5वां स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं था। भूल जाओ, मास्टर बनने से पहले तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। यदि अन्य लोग ऐसा करने का साहस न करें, तभी वे सच्चे विशेषज्ञ बन सकेंगे। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अयान ने अपने दांत पीस लिए। चांदी के दांतों की दोनों पंक्तियां टूटने वाली थीं। वह मन ही मन दहाड़े, दिव्य स्तर की प्रतिभा निश्चित रूप से इतनी बुरी नहीं है। मैं अब और रुक सकता हूँ। काका काका, उसकी त्वचा पर बारीक दरारें उभर आई। दरारों से लाल खून रिस रहा था। जब दरारें खुली तो चट्टान के टूटने जैसी अजीब आवाज सुनाई दी। वास्तव में उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। मैं कुछ देर और रुक सकता हूँ। अयान ने अचानक अपना मुंह खोला और गले से दहाड़ निकाली। ज़ियांटियन, 6वां स्तर, सफलता। मैंने सचमुच 3 छोटे दायरे पार कर लिए हैं। अच्छा नहीं है। अयान अभी वहां पहुंचा ही था कि उसे एक गंभीर समस्या का पता चला। वह पहले ही अपनी सहनशक्ति की सीमा को तोड़ चुका था, जिसके कारण उसकी चेतना तेजी से कम होने लगी। इस समय अयान घबरा गया और पीला पड़ गया। वह थंडर कल्टीवेशन तकनीक के 9 रूपांतरणों के संचलन को रोकना चाहता था, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी चेतना बहुत तेजी से कम हो गई थी और पर्याप्त नहीं थी। ये खत्म हो गया है। अयान के बेहोश होने से पहले यह एकमात्र शब्द था जो उसके दिमाग में कौंध रहा था। धमाका, बिजली का विस्फोट हुआ, जिससे बिजली का एक गोला बना जिसने अयान के पूरे शरीर को ढक लिया। इस समय अयान बेहोश होकर थंडरबॉल के केंद्र में पड़ा था। अयान को पता नहीं था कि वह कितनी देर से बेहोश था। उसे केवल इतना ही एहसास हुआ कि वह कई बार अचंभे में पड़कर जाग चुका था। हर बार जब वह जागता था तो वह केवल कुछ सेकंड तक ही जीवित रह पाता था, और हर बार उसे यातना सा दर्द महसूस होता था। वह बिजली की शक्ति से इस तरह नष्ट हो गया, मानो वह नारकीय नरक के अनंत चक्र में फंस गया हो। यहाँ तक कि जब वह जागा तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में जागा ही नहीं है। इसके बजाय वह अर्ध जागृत और अर्ध स्वप्न की स्थिति में था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अंतहीन अंधकार में है और उसके शरीर में केवल एक ही अनुभूति है, दर्द। दर्द इतना तीव्र था कि वह जीवित नहीं रह सका। उसका हृदय टूट गया था और वह अंधेरे में दहाड़ता रहा। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसका शरीर टूटने के कगार पर है। पहले तो उसकी त्वचा केवल फटी हुई थी, लेकिन अब उसके शरीर से त्वचा के टुकड़े गिर रहे थे। खून के धब्बे से वह लहूलुहान हो गया। उसकी मांसपेशियों में विघटन के लक्षण दिखाई देने लगे तथा उसके आंतरिक अंग शीघ्र ही नष्ट हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी। लालच के कारण ऐसी जगह पर मरना वास्तव में असंभव है। अयान ने चुपचाप आह भरी, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अगर वह लड़ने की हिम्मत नहीं करता तो क्या उसे फिर भी आदमी माना जा सकता था? धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का दर्द कम हो गया है। क्या तुम सचमुच मरने जा रहे हो? अयान को ये बात धीरे धीरे याद आ रही थी कि अब उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। हालांकि वास्तव में एक चमत्कार हो रहा था। अयान के शरीर से गिरे त्वचा के टुकड़े वास्तव में उसके शरीर में वापस आने लगे थे। उसी समय अयान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा और मांसपेशियां सख्त हो गई हैं। टूट जाओ और खड़े हो जाओ। अयान की आंखों में चमक आ गई। उसने पाया कि वह अभी भी हिंसक वज्र के केंद्र में था। इस प्रकार उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वे केवल कुछ सेकंड के लिए बेहोश हुए थे, लेकिन संवेदी दुनिया में ये कई दशकों तक का समय था। उसके पास भावुकता से आहें भरने का भी समय नहीं था। तभी उसने निर्णायक रूप से थंडर के 9 रूपांतरणों के मंत्र को रोक दिया। बिजली का वह अत्याचारी गोला शीघ्र ही विघटित होकर बिजली के कड़वे टुकड़ों में बदल गया। इसके बाद बिजली के बोल्ट छोटे छोटे चापों में विघटित हो गए और हवा में गायब हो गए। जहां तक अयान का सवाल है, वह अचानक हवा में उछला और जमीन पर आ गिरा। धमाका। इस बार लैंडिंग हिंसक नहीं थी, लेकिन इससे जमीन हिल गई। उसके पैरों के नीचे वास्तव में एक गोलाकार दरार वाला छेद था। वह छेद काला हो गया था। मेरे शरीर में अभी भी बड़ी मात्रा में बिजली की शक्ति शेष है। अयान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और आकाश की ओर ऐसे देखने लगा जैसे बिजली चमक रही हो। उन्होंने बिजली की अनमोल शक्ति को अपने दांतियन में सुरक्षित रखा और साथ ही अपने शरीर में मौजूद बिजली की सारी अतिरिक्त शक्ति को भी बाहर निकाल दिया। धमाका। पंखे के आकार का क्रिस्टल नीला प्रकाश आकाश में उड़ गया। प्रकाश हवा में ही फट गया, जिससे हवा ने आकाश में बादलों को उड़ा दिया। इतना मजबूत। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं। यह अब तक का उनका सबसे शक्तिशाली थंडरक्लैप था। ऐसा लग रहा था जैसे सच्चाई वैसी ही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था।
इस दूसरी बिजली की चमक पहली बिजली की चमक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। तभी अयान के विचार जाग उठे। उसने अपना हाथ हिलाया और एक नया चाप, तीसरा चाप खींचा। हालांकि उन्होंने इसे अपने शरीर में नहीं खींचा और केवल ध्यानपूर्वक इसका निरीक्षण किया। इस तीसरे चाप की शक्ति अत्यंत हिंसक थी। ये दूसरे आग से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। अयान ने इतनी शक्तिशाली चाप को अवशोषित करने का प्रयास करने का साहस नहीं किया। फिर से मजबूत, अयान ने बाहें सिकुड़ते हुए कहा, मैंने अपने शरीर की जो ताकत अब हासिल कर ली है, उसके कारण मैं इस बिजली के बोल्ट को आसानी से छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि वह एक पल के लिए सोचने लगा। बिजली के प्रति अपने प्रतिरोध को सुधारने के लिए उसने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, वह पहले से ही उसके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली नुस्खा था। जाहिर है, यदि वह तीसरे चरण को अपने पक्ष में करना चाहता था, तो उसे एक मजबूत नुस्खा खोजना होगा। अयान के पास कोई उच्च स्तरीय नुस्खा नहीं था, इसलिए उसे उन्हें खोजने के लिए कुछ शक्तिशाली संप्रदायों के पुस्तकालय में जाना पड़ा। अयान ने सिर हिलाया। शहर के चयन के बाद वह किसी संप्रदाय में शामिल हो सकता था। उस समय उसके पास एक और मौका होगा। अब उसे फ्लैश शैडो स्टेप्स की साधना शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने काली स्केल को जमीन में डाला और धीरे धीरे देखने के लिए शैडो स्टेपिंग तकनीक निकाली। ये तकनीक स्वयं अर्थली ग्रेड बिगिनर स्टेज से संबंधित थी और यह एक मार्शल कौशल था जिसका उपयोग विशेष रूप से आकृतियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। इसका कोई आक्रमणकारी प्रभाव नहीं हुआ। यद्यपि यह जटिल है, फिर भी इसे समझना आसान है। अयान ने शैडो स्टेप्स को पलटा और सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में उसने अनगिनत जटिल साधना विधियों की साधना की थी, इसलिए ये फ्लैश शैडो स्टेप उसकी नज़र में कुछ भी नहीं था।